अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जी आयानू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट और सिटी एट 10 में आपको खुश हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई होगी और शुरुआत में ही कुछ ऐसे फैसले करेंगे आप कि जो आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होंगे। फ्यूचर से याद आया, मुस्तकबिल से याद आया, इंसान अपना मुस्तकबिल तय नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी आदतें तय कर सकता है और वो आदतें आगे चलकर उसका मुस्तकबिल तय करती हैं। आदतों की एक खूबी या खामी समझ लीजिए वो ये भी है कि बहुत जल्दी लग जाती हैं, लेकिन इनसे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अच्छी आदतें जो हैं वो आपको लगें, अच्छी आदतें अपनाएं ताकि आगे चलकर आपका फ्यूचर जो है और जैसा मुस्तकबिल आप अपना मोल्ड करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव वन, एक मुस्बत फ्यूचर जो है वो आपको मिल सके। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने इस शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ऑब्वियसली बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है और इस हद तक ये खतरनाक हो चुका है कि हमारी हुकूमत है उसने तालीमी इदारे तक बंद कर दिए। तमाम के तमाम निजी और सरकारी इदारे जो हैं, स्कूल्स, वो बंद पड़े हैं, तालीमी इदारे, जिससे बच्चों के पढ़ाई का लॉस तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज भी जो है वो खत्म होती चली जा रही हैं। तो इस पर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से आने वाले सालों में भी क्या हम इसी तरीके से करेंगे? क्या हर साल इस 15-20 दिन, एक महीना हमें स्कूल्स बंद रखनी पड़ा करेंगे? तालीमी इदारे बंद कर देंगे हम? जून, जुलाई, अगस्त की छुट्टियां होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, उसके बाद बहुत सी वेकेशंस होती है, 180 दिन तो सिर्फ पढ़ाई होती है पूरे साल में। उसमें से भी ये 15-20 दिन हर साल अगर स्कूल्स बंद होंगे तो किस तरीके से लोगों की, बच्चों की खासतौर पर पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो सकेगी? तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सबसे पहले हम मौसम के हवाले से बात करेंगे वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से खास तौर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है आज वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश का कोई इम्कान दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि स्मोक की चादर ने इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को जो है वो लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से इस वक्त बारिश हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। पंखे बंद होते चले जा रहे हैं, दर्जा हरारत जो है वो कम होता चला जा रहा है और यही वजह है कि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। लोग मोटरसाइकिल के ऊपर, आज भी मैंने सुबह देखा कि जैकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। शर्ट्स के साथ जैकेट्स पहनी जाती हैं, शॉल्स पहनी जाती हैं, स्वेटर्स पहने जाते हैं और जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ स्मोक जो है वो खत्म नहीं हो रही है। फोग प्लस स्मोक मैं इस वजह से कहूंगा कि क्योंकि रात के टाइम जो है वो नमी होती है, तो फोग भी रात के टाइम हमें देखने को मिलती है। लोगों की ट्रैवलिंग डिस्टर्ब हो रही है, मामलात जिंदगी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हवाई जहाज जो है उनकी टाइमिंग्स जो है वो टॉपसी इंटरव्यू हो रही हैं। तो ये तमाम वजूहात है जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। मौसम बहरहाल अगर कहा जाए तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करिए, जिसमें खास तौर पर चाय, कॉफी, कहवा और उसके साथ साथ ग्रीन टी, ये तमाम मशरूबात का इस्तेमाल जो है ज्यादा करना चाहिए ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज या मुतासर ना हो। बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं और उनका तारुफ करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज फिर स्मोक के ऊपर बात करेंगे। खास तौर पर हमारा फोकस जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर होगा। एहतियाती तदाबीर क्या है और कैसे हम इन एहतियाती तदाबीर को, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि आदतें जो हैं वो बड़ा मुश्किल होता है उनसे जान छुड़वाना। तो आपको जब आदत लग जाए ना कि आपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनानी, तो फिर आपको कोई मना नहीं सकता, कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तो हमारे गेस्ट में उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं हमारे टीचर, हमारे मेंटर जफर डोगर साहब, जो कि सिटी 41 के हेड हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फिराज। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मरियम रजा, जो कि हमारी रिपोर्टर हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर, मैं आपसे ही गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। स्मोक आपने देखा है कि इस हद तक बढ़ती चली जा रही है, इस हद तक ये सीरियस मसला हो चुका है कि हमें तालीमी इदारे तक बंद करना पड़ गए। और 2 दिन कबल तो हमने तमाम के तमाम प्राइवेट और सरकारी इदारे हमने स्कूल्स बंद कर दिए।
क्या कहेंगे, इस हद तक ये संजीदा मसला हो चुका है लेकिन हमारी आवाम इसको संजीदा नहीं ले रही। अवाम सबसे आखिरी लोग होते हैं जो संजीदगी से लेते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि वो इस कदर मायूस हुए हुए हैं अपनी हुकूमतों से और माजी में जो कुछ उनके साथ होता रहा, वो चूँकि उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है और 5 साल के बाद उनको कहीं अपना वोट करने का मौका मिलता है, उसके बाद भी उनको यकीन नहीं होता कि उनकी मर्ज़ी की हुकूमत आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, तो वो फिर हुकूमती हदायत जो होती हैं वो बेशक उनसे उनके अपने मुतल्लिक़ ही क्यों ना हो, बड़ा वो गैर संजीदगी सी रहती है गालिब। और ख़ुसूसन जब हुकूमती सतह पर भी अदारे उन तमाम अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हों, बल्कि रोंद रहे हों जो वो आवाम को दे रही होती हैं किसी भी हवाले से, वो मौसम से रिलेटेड हों, कानून की अमलदारी से मुतल्लिक़ हों या कोई भी इशू हो। हुकूमती अदारे जब वो तमाम हदायत को नज़रअंदाज करते हुए बल्कि उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए दिखाई देते होंगे, तो अवाम में फिर वो संजीदगी नहीं आप तलाश कर सकते। यही वजह है कि जब हम एक और शो में पहले भी हम बात की थी थोड़ी सी कि PHA का अमला जब घास को आग लगाएगा तो हर देखने वाले कहेगा, अब उसके बाद गवर्नमेंट ऐड दे रही होगी, हदायत जारी कर रही होगी कि फसलों की बाकियात को अगर किसी ने जलाया, अगर कोई धुआं छोड़ने वाली गाड़ी पे बाहर आया या किसी और किस्म की आलूदगी फैलाने की का सबब बना, कोई मिलों की चिमनियों से अगर धुआं निकला, तो फिर हम उनके खिलाफ कानून को हरकत में लाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं फिर कि जब गवर्नमेंट के अदारे ये सारा कुछ कर रहे हों तो फिर ये मुमकिन नहीं रहता। सबसे पहले तरगीब जो मिलती है आपको, जो आपके रहनुमा होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं ना लोग देखते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो हीरोज की वैसे ही बड़ी कमी है और इन्फ्लुएंस हम कहीं और से होते हैं, बाहर से, तो उनके यहाँ ये मसला उस तरह से मौजूद हो सकता ना हो जितनी शिद्दत के साथ हमारे यहाँ मौजूद है, तो वो तो हमें उस तरह से करते नजर नहीं आएंगे जिस तरह से हमें जरूरत है। सो ये प्रॉब्लम रहेगा कि हमें मोटिवेशन के लिए, मैं इसको जवाब नहीं बना रहा कि शहरी ऐसा ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोटिवेशन शहरियों के लिए ना होने के बराबर है। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसको देख के दिल करेगा हाँ हम भी ऐसा करें। तो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि वो इन चीज़ों को उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उनको इस ज़रूरत का एहसास दिलाते रहते हैं कि बाकी सबको छोड़ें, अदारों को छोड़ें, ये चीज़ आपके अपने मुफाद में। आपकी सेहत अगर ख़राब हुई तो किसी ने आपकी मदद के लिए नहीं पहुंचना। आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए और चेहरों पे मास्क लगाइए और जिस हद तक बच सकते हैं आंखों को बचाइए, फेफड़ों की बीमारियां और आंखों की बीमारियां, और इस स्मोक की वजह से, इस स्मोक से निपटने के लिए हुकूमती सतह पे जो भी इकदाम हों, मुझे बज़ाहिर ऐसा कोई नहीं लगता। एक बार मोहसिन नकवी साहब ने किया था जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के, मसनूई बारिश का एहतमाम किया था लाहौर में, तो उससे काफ़ी हद तक वो मतला साफ हो गया था। हमारे यहाँ अब वो स्मोक और फोग ये सारी जमा हो गया, इकट्ठी जो भी बनती है। कल से तो फोग भी हमें नजर आई, गिर रही थी। तो आप ये कह लें कि उस शिद्दत की तो नहीं जो लाहौर में है, लेकिन फैसलाबाद में भी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही। तो इसमें शहरियों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बेशक उनके सामने कोई शख्स मोटिवेशन के लिए ना हो, वो अपनी खातर अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना और अपनी खातिर रखना। मरियम हमारे से मौजूद। मरियम, मुझे बताइएगा लोगों के बिहेवियर को इस स्मोक के साथ। बहुत शुक्रिया शराज साहब। मैं इस वक्त बड़ा लकी फील कर रही हूँ कि मेरे सीनियर जो है मेरे साथ मौजूद हैं। सर के साथ पहली सिटिंग है मेरी इस तरह से, तो इसमें मैं बात भी बड़े एहतियात के साथ ही करूंगी। अगर सर कोई गलती हो तो प्लीज बताइएगा। आप इतनी अच्छी रिपोर्टर हैं, जबरदस्त बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। स्मोक के हवाले से हमारी गवर्नमेंट ने ये जो स्मोक है ये पूरा साल गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, पूरा साल इसी तरह से भट्टे जो है वो जिगजैग नहीं किए जाते, और ना ही PHA या WMC की जानिब से जो कूड़े को आग लगाना या फिर घास फूस को आग लगाना
ये उनका मामूल पूरा साल रहता है। लेकिन इस साल बल्कि इस महीनों के अंदर क्योंकि दर्जा हरारत में कमी आने लगती है, तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं फिजा के अंदर वो भी कंप्रेस होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये मामला पेश आते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत अगर साल के स्टार्ट से ही या साल के दौरान ही इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना शुरू कर दे और सोचे कि आखिर पे जाके, जिस तरह से आपने कुछ प्रोग्राम के साथ में बात की कि कब तक स्कूल बंद रहेंगे, कब तक हम अपने तमाम एक्टिविटीज को महदूद करते जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्मोक। हम क्यों ये नहीं सोच रहे कि हम इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस करना शुरू करें, ताकि इन दिनों में आके ना लोगों को परेशानी हो, ना ही आवाम को, ना हुकूमत को। क्योंकि आप पहले जब कोशिश नहीं करेंगे तो बाद में तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और पंजाब हुकूमत जो कर रही है सो कर रही है, यानी कि वो कुछ नहीं कर रही। तो दूसरी जानब जो हमारी आवाम है वो भी फिर गैर संजीदा है इस चीज़ को लेके, ना मास्क लगा रही है, ना एहतियात कर रही है। बार बार तिब्बी माहिरीन सिटी 41 आपको ये मैसेज कर रहा है कि प्लीज मास्क का इस्तेमाल खुद करें। स्मोक की वजह से मैं खुद भी बीमार हुई, क्योंकि मुसलसल इसके ऊपर हम मुसलसल लाइव जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अपने शहरियों को बता सकें कि प्लीज मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको सांस की बीमारी से सबसे पहले आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, उसके बाद फिर आपकी आई इन्फेक्शन भी एक बड़ी वजह है कि आंखों में बहुत जलन होती है। लेकिन हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। हम लोग इसको इसलिए सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे सामने कोई इसकी, जब तक हमारे सामने कोई एक्सीडेंट, खुदा ना खासा मोटरवे के ऊपर आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज आपने अपनी आंखों से देखा होता है। तो हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हमें यकीन नहीं आता, हम वो कौम बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद हम किसी एक्सपेरिमेंट का इंतजार कर रहे हैं, किसी वाकया का इंतजार कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर हम ऐसा कुछ करेंगे। इस चीज का इंतजार मत करें, एक्सपीरियंस का इंतजार मत करें, अपनी एहतियात खुद करें, मास्क का इस्तेमाल करें। क्योंकि सर ने भी बताया कि पहले तो हम स्मोक देख रहे थे, अब फोग भी बढ़ने लग गई है। अब इसमें तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि आपको इससे ठंड लगेगी। स्मोक जिसे धुआं कहा जाता है और फोग, इसको अगर मिला दिया जाए तो फिर स्मोक बनती है, जो कि इंतहाई खतरनाक भी है। सर मुझे बताइएगा कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है फॉरगेट अबाउट। हम आज, मैं जरा फोकस करना चाह रहा हूँ हमारे अवाम के रवैये के हवाले से। मैं जब भी ऑफिस आता हूँ, मैं रास्ते में देखता हूँ, मुझे एक इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी ने ग्लासेस लगाई हो। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस कैसे पैदा की जा सकती है? एक बोर्ड अवेयरनेस पैदा नहीं कर पा रहा है, हमारे प्रोग्राम्स अवेयरनेस नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लोग कब संजीदा होंगे? इसमें मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा, लेकिन वक्फा ले लूं सर, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में खुश आमदीद एक मरतबा फिर। हमारे हेड, हमारे बॉस जफर डोगर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अवाम के रवैये के हवाले से। एक तरफ सर ये जानलेवा स्मोक है, हुकूमत की संजीदगी ये है कि उन्होंने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। वो अलग बात है कि कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं हो रहे हुकूमती सतह के ऊपर, कुछ ना कुछ तालीमी इदारे बंद किए कि बच्चों को बचाया जा सके, लेकिन आवाम संजीदा नहीं हो रही। बच्चे खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बच्चों को स्मोक की इन छुट्टियों में माँ बाप ने साइकिल्स लेके दे दिए कि जाओ खेलो बाहर। हाउ कैन वी गेट द लेसन? शिराज, जहां तक मैं असेस कर पाया वो ऐसे है कि लोगों को वाकई अभी इसके मुज़र असरात का सही तौर पर इदराक नहीं है। लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, वो समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी बात नहीं, और है सर्दियों में धुंध पड़ती होती है तो ये उससे कुछ थोड़ी सी मिलती जुलती चीज होगी, तो क्या इससे क्या होगा? वाकई वो नहीं जानते, या बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कुछ, लेकिन वो भी इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, तो कुछ नहीं होता, ठीक है, इतना भी क्या। तो वैसे भी तो सड़कों पे धुआं ही रहता है, फजा तो आलूदा ही रहती है, माहौलियाती आलूदगी तो वैसे ही बड़ी होती है, अब थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अहमद खान पर डरा देते हैं बस साहब। तो वो ये भी एक वजह होती है कि लोग वाकई वो समझते ही नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। उनको मैं समझता हूँ कि आप जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन की बाकायदा जरूरत है, गवर्नमेंट कर रही है, हम कर रहे हैं, और भी मैन हु मैटर, और भी जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको इसके मुज़र असरात के बारे में लोगों को लाजमी बताना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट फौरी स्टेप लेती है कि ओके चलिए, मतलब स्कूल बंद, फलां चीज कर रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं, गैदरिंग ना हो, होटल्स बंद कर रहे हैं,
हालांकि उससे अलग किस्म की बेरोजगारी जन्म लेती है, बिल्कुल। अलग किस्म के मसाइल जन्म लेते होते हैं, प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो इस तरह की वो एकदम घबराहट में जैसे होता है कि चलो ये सब बंद, किसी को लेटर आ गया कि अब कोई होटल इतने बजे ना खुले, फलाना खुले, फलाना। और भाई जिन्होंने खाने वो कहाँ जाए? मतलब बाहर से लोग इतने आए होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अगर वो, अच्छा ये भी उनकी अपनी सवाबदीद भी है ना, अचानक ख्याल आए कि नहीं यार नहीं इतना फर्क नहीं पड़ेगा, खैर कोई नहीं, खोल लेने दे, वो हुक्मनामा आ जाता है, चलो खोल दो जी। तो वो ये सिखा शाही से कहते हैं कि जो जहन में आया चलो कर दो जी। तो इस तरह के मशवरे भी हुकूमतों को मिलते रहते हैं कि फलां ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। उसकी सही कैलकुलेशंस के इससे किस हद तक नुकसान है, किस हद तक नहीं है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, और ये मामूल से किस तरह से मुख्तलिफ है, मामूल की पोल्यूशन से, आलूदगी से किस हद तक ये मुख्तलिफ है और ये कितना डेंजरस है। तो उससे फिर लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा, और ये मुस्तकिल ये डिबेट रहनी चाहिए। कोई भी चीज हो फौरी तौर पे लोग नहीं मानते। देखिए कोरोना के बारे में भी एक वक्त आया था, फिर लोगों ने जब इतनी शिद्दत से जब बताया गया कि ये तो जानलेवा है, मार देता है, फिर आके लोग घरों में मुकैयद होकर रह गए थे। तो वो चीजें, ये उस तरह की चीजें जब, बल्कि तब भी जब मुकम्मल लॉकडाउन था तब भी कुछ लोग अगर बाहर निकलते थे, मास्क के बगैर निकलते थे, तो उनको पुलिस अगर रोकती थी। मैं तो सिर्फ इधर आया था दही लेने के लिए, मैं 2 मिनट के लिए, तो दही लेते हुए मतलब मास्क नहीं लगाना होता, तो लोग तब भी एहतियात नहीं करते जब मुकम्मल लॉकडाउन था। 10% थी। बट साहब मैं आपको बताऊं, बाज लोग बेचारे मास्क भी नहीं खरीदने के काबिल होते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम भी है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो हर जगह होता है। इधर डिमांड बढ़ी चीजों की, हाँ ये भी, वो तलब उसकी कीमत बढ़ जानी। 20 रुपए का हो गया था उस दौर में। आप देखें बाज लोगों के बेशुमार सड़क मोटरसाइकिल आप सड़कों पे आपको नजर आएंगे, उनके नंबर प्लेट टूटी होती, लाइट्स खराब है, और समटाइम्स तो लग रहा होता है ब्रेक भी नहीं लगेगी इसकी, लेकिन लोग अपनी जान के रिस्क पे वो कर रहे होते हैं सफर। तो जब अपनी जान खतरे में डाल के वो मामूल में ही सारा कुछ कर रहे हो, तो इनको इस तरह से समझाना कि भाई इससे आपको थोड़ा सा मसला पैदा हो सकता है, आपकी आंखों का, ये फेफड़ों में, कहते हैं हमने तो अपना सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है, आप थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ आपका तो जान दाव पे लगा के बात कर, मसला हो, हम तो कुछ परवाह नहीं करते, हमारी तो जिंदगियां पहले ही दाव पे लगी हुई हैं। ये भी तो सोचते हैं ना लोग। वैसे ये हमारी एलीट के लिए भी प्रॉब्लम है ना, इसको थोड़ा सा अवाम की सतह पे आगे सोचना तो चाहिए ना कि उनके हकीकी मसाइल हैं क्या। आप जो बात कर रहे हैं भट्ट साहब, ये लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं। रूलिंग एलीट जो हदायत जारी करती है लोगों के फायदे की कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो तो रोज मर रहे हैं। ऐसा ही आप तो, आपकी पॉलिसियां तो उनको जीने के काबिल नहीं छोड़ रही। आप भाव तो मालूम करें जाके, आपको पता चलेगा कि किस तरह से बेचारे लोग रह रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, बिजली के बिल कितने हाई हैं, अशियाए ज़रूरियात कितनी महंगी हो चुकी हैं, किराए नहीं देने के काबिल लोग। तो उसमें ये को मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, बढ़ावा दे के नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हकीकत में लोगों का इतना पस्त मैरिज जिंदगी हो चुका है, बेचारे इतने मजबूर हैं कि ऐसी सोसाइटी में आप इस तरह की हदायत जारी जितनी मर्जी करते रहें, ये असर ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो। एक ऐसा शख्स जिसने अपने 3 महीने का किराया घर का नहीं दिया हुआ, 50-55 हजार रुपये उसका बिल आ गया था बिजली का, अगले दिन उसका मीटर भी काट के लेके जा चुके हैं, गैस उसकी कट चुकी है, उसको जाकर आप कहेंगे ना कि मास्क पहनो, तो कहेगा कि यार ये क्या बात, और उसको ये भी अय्याशी लगेगी। हाँ, उसको अय्याशी लगेगी कि कौन सी सेहत की बात कर रहे हो। मेरी तो जिंदगी दाव पे, मेरे बच्चे कल रात जो है भूखे सोए हैं, तुम पानी मिलाकर उनको दूध में दे रहा हूँ, तो तुम बात कर रहे हो मास्क पहनो, मेरी सेहत के लिए जरूरी है। तो जो वो बेसिक नीड्स में मरियम लोगों को नहीं मुयसर होगी। सर ने बड़ी खूबसूरत बात जो है, एक अलग पहलू, एक अलग रुख दिखाया है अवाम की, इस जो अवाम नहीं अपना ख्याल कर रही, एक अलग रुख दिखाया है कि क्यों नहीं ख्याल कर रही, उसकी ये वजूहत है। तो आप इससे एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल इस पे 100% एग्री करती हूँ कि यही सूरत हाल इस वक्त हमारी आवाम की है। हम बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े खिताब जो है वो सुना भी देते हैं और कह भी देते हैं कि ये भी होगा, ये भी मिलेगा आवाम को और ये भी दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वो शायद आप कह लें कि न्यूज की हद तक, सेमिनार्स की हद तक, या फिर वोट लेने की हद तक होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट द स्मोक, नथिंग एल्स, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। हमारी आवाम शायद
उस जमाने में जब जियाले हुआ करते थे या दीवाने हुआ करते थे अपने लीडर्स के, तो वो बात को मानते भी थे और समझते भी थे। उनको पता था कि अगर ये कह रहा है तो उसका मतलब देगा हमें और होगा। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि हमारी आवाम ने भी शायद बेवकूफ बनना छोड़ दिया। जब ये सेमिनार चल रहे होते हैं, इनकी तकरीरें चल रही होती है, तो वो चैनल चेंज कर देते हैं, कहते कुछ और देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई फायदा इससे नहीं मिलने वाला। वो जितना मर्जी बातें कर लें, यहाँ आके आवाम उस मसाइल में घिरी हुई है जिनका उनके पास हाल ही नहीं है, और अगर है तो वो करना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि जब तक हमारे दर पे बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, कोई बात नहीं। कौन सा ऐसा काम है पाकिस्तान में जो हम आराम से करवा सकते हैं? कोई भी नहीं। इवन दो कि जो इजी काम है वो भी नहीं आप करवा सकते। सबसे इजी है कि मास्क पहनना, लेकिन वो भी हम कहेंगे कि नहीं यार क्या करना पहन के, बाकी काम अपने पहले कर लेते हैं, बाद में ही कर लेंगे। जान से ज्यादा तो बेहतर कोई और चीज़ है। इंतजामिया लेवल पर हमारे फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर बात करें तो इंतजामिया लेवल के ऊपर इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं स्मोक की अवेयरनेस के हवाले से, ये भी मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा। सर, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, गालिबन कुछ नजर आया है कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डीसी लेवल पे, कोई कमिश्नर साहिबा की तरफ से? मेरा ख्याल को मीटिंग शीटिंग हुई होगी, कोई उसमें कोई डिस्कशन हुई होगी कि क्या किया जाना चाहिए, और हुई होगी सर, ये बड़े मतलब हो गई होगी। चलें, मतलब मीटिंग शीटिंग यही होता है ना, कर लेंगे। मतलब मेरे ख्याल में आंसर दिया हो गई, मीटिंग शीटिंग होगी ना, मतलब हाँ जी। और फिर ज़ाहिर उसके बड़े खूबसूरत मुस्बत असरात मुरतब हुए होंगे और लोगों ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया होगा। कुछ हेल्थ वालों को, कुछ मैजिस्ट्रेट्स को, कुछ और जो अम्माले हुकूमत होते हैं उनके ज़िम्मे लगाया गया होगा कि जो कोई वायलेशन करे, जो कोई रात को होटल खोले। तो वैसे ये है कि वो जो जगहों पर ना इनके ट्रक जाते हैं या वो इनकी गाड़ियाँ जाती हैं, वो चीज़ें तो ख़त्म नहीं हुई, वो तो वैसे ही है। लेकिन ये है कि पहले वो फ्री में थे, अब वो उनको थोड़ी सी फीस देना पड़ती है और वो खुले हुए हैं। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। तो वैसे एक मैंने कल सुना, अब इस पे थोड़ी सी तहकीक कीजिएगा, कि वो हुक्मनामा ऐसा नहीं था जैसा दिखाया गया। वो ये था कि मतलब आउटडोर डाइनिंग जो है ना, उस पे पाबंदी है, इनडोर नहीं है। लेकिन चीजें इस तरह से सामने आई हैं कि जैसे बस सब कुछ बंद कर दो 8 बजे के बाद। तो इस पे भी थोड़ी सी तहकीक करने की जरूरत है कि लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि उसी की आड़ में भी बड़ा कुछ हो रहा है। माल जो बनाया जाता है ना, या मुझे कई दफा ना इन पे बड़ा तरस आता है। शिराज, ये बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे लोग हैं ना, यकीन करें बड़े गरीब हैं बेचारे, बड़े मुफलिस हैं, बड़े जरूरतमंद हैं। गरीब उसको कहता हूं मैं जो घटिया सा कमीना सा होता है ना, जो शोधा होता है जिसे कहते हैं, जिसके पास पैसे कम है वो नहीं गरीब, वो हो सकता है बहुत अमीर हो। ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे घटिया किस्म के लोग होते हैं, मौके तलाश करते हैं, जो मतलब देखें दूसरों से पैसे लेते हैं, दूसरों की जेब पे डाके डालते हैं, तो वो अच्छा बंदा तो नहीं हो सकता। भैया आपको तो हार्म किस चीज की मिल रही है? क्या आप इस चीज के लिए आए थे कि मतलब आप लोगों की जेबों पे डाके डालें, रिश्वत लें या किसी न किसी शक्ल में हराम खाते जाएं? तो वो फिर बड़ा ही कोई बहुत ही लो लेवल का बंदा होगा ना जो ऐसा करता है। लेकिन सोसाइटी उनको बड़ा प्रोटोकॉल देती है, बड़ा इंस्पायर होती है उनसे, और बड़ा पता नहीं क्या वो ये अमीर आदमी है और भाई वो गरीब आदमी। एक मजदूर बहुत अमीर हो सकता है, उसका ज़र्फ बहुत बड़ा हो सकता है, एक बहुत बड़ा बिलियनर बहुत घटिया और कमीना हो सकता है और बड़ा गरीब हो सकता है। जो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से भी वो परवाह ना करे कि यार पैसा जहां से मर्जी आए, तो वो अमीर कैसे हुआ? वो तो कोई और किस्म का शख्स है, जिसे मतलब जिसको कोई एक खास किस्म की लत लगी हुई है कि बस मैंने मैक्सिमाइज करना है चीज, पैसे, वो जायज नाजायज राय से वो भूख उनकी मिटती नहीं, हत्ता कि वो कब्रों तक जाता। अल्लाह कहता है ना, तज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तो वो मिटती नहीं उनकी भूख। ये भूखे लोग हैं, हमारे मेहनतकश, हमारे आम लोग जो 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा के खा के खाते हैं, उनसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं मेरे नजदीक। वो मेहनतकश अल्लाह का दोस्त है। ये लोग गरीब हैं, ये घटिया हैं, जो लोग दूसरों की जेबों पे नजर रखते हैं, डाके डालते हैं, रिश्वत लेते हैं और 2 नंबर तरीके से माल कमाते हैं। तो ये बहुत अहम जगहों पे बैठे हुए हैं। यानी ये हुकूमती जो फैसला है, जो ऐलान है, उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस तरीके से किया जा रहा है कि आउटडोर पे जो होटल्स हैं, जो आउटडोर
सिटिंग्स होती हैं उसके ऊपर पाबंदी है रात 8 बजे के बाद गालिबन, और उसको इस तरह से किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है किसी न किसी शेप और फॉर्म में इंडोर पे भी, और उसको पैसा बनाने का जरिया बनाया जा रहा है कि उस पर बिला जवाब जो है वो चालान किए जा रहे हैं और सिर्फ टारगेट्स पूरे किए जा रहे हैं कि सर जी आज मैंने 15 होटल बंद करवा दिए, आज मैंने 10 होटल बंद करवा दिए। तो ये सिर्फ एक खाना पूरी है। कोई कैलेमिटी आती है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, उसको भी हमने कमाई का जरिया बना दिया, इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए मरियम। तो ये आपको फैसलाबाद भी किस हद तक इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है, ये जो आउटडोर होटल्स 8 बजे बंद होते नजर आ रहे हैं, हमें देखें। अच्छा, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जिस तरह सर ने भी बात की कि हम पहले से तैयार होते हैं कि जैसे कुछ होगा फटाफट वहां से हम करना शुरू कर देंगे। ये इसमें मुनाफाखोर जो है, अगर हुकूमत ने कीमत फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपया टमाटर रखी है, तो जो रेडी वाहन है वो कभी भी 100 रुपये में नहीं बेचेगा, वो 150 में 120 में कहेगा है इतने का बाजी, लेना तो ले। वो 20 रुपए मंडी में इतने का मिला, मुझे इतने का मिला, मुझे पीछे से इतना महंगा मिला। हम लोग तैयार हैं कि कब किस चीज को महंगा करना है, और फौरन से जैसे अब सर्दियां आई हैं तो अब मजीद चीजों का, ऑरेंज है, दीगर चीजें, फ्रूट्स आएंगे मुख्तलिफ, तो उनकी कीमतें यूं उन्होंने बढ़ानी है। हुकूमत बेशक 100 का देगी, लेकिन आगे वाला जो बंदा है वो कहेगा नहीं है, लेना ही 200 का। ये चीजें हमारे अंदर आ चुकी हैं और हम इसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और उसी तरह से रूल्स बहुत सारे बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम इस यहाँ पे भी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जब हमारे लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, वहां से पैदल गुजरेगा बंदा, तो हम वहां उससे आगे गाड़ी लगाते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे गाड़ी, जबकि रूल है अगर चलान होने वाला हो तो फिर हम फोन कान पर लगाते हैं और मुझे छोड़ दीजिए। तो ये एक बड़ा अलमिया है। ऐसे लोग जब पैदा होंगे, जब वो गलती से कोई सिग्नल क्रॉस कर दें या तोड़ दें, तो वो खुद जाकर ट्रैफिक वार्डन के पास जाएं और कहें जी मेरे से गलती से हो गया, चलान मेरा कर दीजिए प्लीज। जब ऐसे लोग पैदा होंगे तो फिर हम समझेंगे वाकई में एक पॉजिटिव तब्दीली और चेंज आई है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी, सिटी एयर में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जफर डोगर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मरियम रजा हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, आवाम के रवैये के हवाले से, हुकूमती बेहिसी के हवाले से, और इसके अलावा हमें कौन कौन से ऐसे इकदाम करने होंगे। जफर डोगर साहब हमें बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो लोगों के अंदर इस वक्त खास तौर पर हमारी इंतजामिया और ऐसे इदारे हैं जिनकी लालच, जिनकी ग्रीड खत्म नहीं हो रही। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी करप्शन हो रही है, जितनी भी पोल्यूशन हो रही है, जितनी भी वॉर्स, जंगें हो रही हैं, जितने भी टर्मोइल इस वक्त हमारे प्लैनेट के ऊपर हो रहे हैं, दे गो बैक टू वन वर्ड, और वो एक बीमारी, डिजीज जो है वो ग्रीड ही है, वो लालच ही है। हर शख्स को अपने पास जितना है उससे ज्यादा चाहिए, उसको मुतमईन नहीं है। इसकी वजह से वो दूसरे के साथ करप्शन भी करता है, वो दूसरे के साथ ज्यादती भी करता है। और एक वक्त था कि जब ये इदारे या इदारों पर बैठे हुए लोग जो हैं, ये बच्चे थे और इनकी ग्रीड, इनकी लालच जो है इट वेंट अनचेक्ड, ये उस तरह से नहीं, उसको चेक नहीं किया गया। तो आज जो है उसका खुमियाजा पूरी आवाम भुगत रही है कि हम देख रहे हैं पोल्यूशन है और आलूदगी है, स्मोक है। तो कितना जरूरी है हमारे आने वाली नस्ल जो है उसको इस चीज की तरबियत देना कि हमें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो कम से कम सेफ हो सके, ये कितना जरूरी है? बट साहब ये बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेड ख़त्म होना चाहिए और ये एक सही समत में मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सादा लफ्ज़ों में ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि हर तरफ खराबी ही खराबी है, बहुत कुछ अच्छा भी है। इस मुल्क में बहुत अच्छा भी हुआ है 76-7 ईयर्स में। ऐसा नहीं है कि गिलास सारा खाली है, आधा भरा हुआ भी है। बट हमारी ये ख्वाहिश है कि हम महज भरे हुए पे उसकी तारीफ़ें करने में ना लगे रहें। हम जो बाकी खाली है आधा, हमारी कोशिश ये होती है मीडिया की और हर वो शख्स जो थोड़ा बहुत भी शऊर रखता है कि ख़ास तौर पे हम जो जर्नलिस्ट हैं, हमारी तो ड्यूटी में शामिल है ना कि जो कुछ अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, वो तो ठीक है, हम कहते हैं उसकी ड्यूटी है आपकी। हम उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जहां आप गफलत का मुजाहरा करते हैं, जहां आप बद इंतज़ामी करते हैं, जहां मिसमैनेजमेंट जो होती है, और फिर जहां घपले होते हैं, बेज़ाब्तगियाँ होती हैं।
एम्बेजलमेंट होती है, उसको हाईलाइट जब हम करते हैं तो वो समझते हैं कि मीडिया सिर्फ गलत चीज़ ही दिखाता है। भाई जो हमारा, तो हम ये समझते हैं कि जो आप अच्छा कर रहे हैं वो आपका फ़र्ज़ है, जहां आप कोताही कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, उसे हाईलाइट करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल तो इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से चलते हैं। अगर हम आपकी महज तारीफें करने में लगे रहें तो फिर आपके पीआरओ क्या करेंगे? वो उनकी उनकी छुट्टी क्या करवा जवाब? देंगे। वैसे तो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को उनके पीआरओ का रोल खुद संभाले हुए होते हैं, तो वो गलत है। उनको अदारे के साथ और एक सहाफ़त के साथ होना चाहिए। उनका एक वो हिज़्बे एहतसाब जो होती है, मुहतसिब का सा रोल होता है उनका। एग्जैक्टली। तो ये नहीं कि आप अदारों की तरफ खड़े होके उनके माउथ पीस बन के सोचें और बात लोगों को वो बात जल्दी समझ आ जाती है, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। हम समझते कि नहीं, आप जो गलत कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, और एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये खराबियां जो हम देख रहे हैं ये ठीक होनी चाहिए। वैसे बाय द वे, आप जो इस हुकूमत की बात कर रहे हैं वो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर है। तो हुकूमत नाम की कोई शय, बल्कि उसके बाद वाली हुकूमत भी बाहर है और उसके बाद वाली भी बाहर है। तो काफ़ी सारे जो हमारे कारपरदाजान हैं वो इस मुल्क से बाहर हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर गए हुए, कोई कहीं को कहीं को कहीं। तो वो सेकंड टियर लीडरशिप तो आपने पैदा नहीं होने देते जो आपके बाद मामला संभाल सके। तो फिर ब्यूरोक्रेसी तो घाघ होती है, वो तो जब हम फिर हमारी हुकूमतें बाहर होंगी तो फिर वो मुल्क का और ये स्मोक का, पोल्यूशन का किस तरीके से सोचेंगी। मरियम मुझे बताइएगा कि जो बसेस हैं, बड़ी बड़ी बसेस, हम देखते हैं कि वो धुआं भी छोड़ रही हैं, उनकी मेंटेनेंस भी बिल्कुल नहीं होती, जीरो मेंटेनेंस है। चले हम एटलीस्ट हम इसको द पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर, यानी कि एहतियाती तदबीर का और हुकूमती एसओपीज का ये भी होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने रात को होटल्स बंद करने का सोचा है और ऐलान भी किया है, स्कूल भी बंद कर दिए हैं, हम क्यों नहीं, कितना मुश्किल है, 100, 50, 150, 200 इतनी बसेस होंगी पूरे शहर के अंदर, उन बसेस को रोका जाए जिनकी मेंटेनेंस नहीं है, जो कितना धुआं छोड़ते हैं। आपने कभी बस के पीछे खड़े होकर देखा तो आप सांस ही लिया जाता। ऐसे ही है। तो इनको रोका जाए, इनके चलान हैवी किए जाए। मैं कहता हूं कि अगले दिन ये मेंटेन होकर सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सारा कसूर कई बार हुकूमत पे भी डालते हैं और इदारों पे भी डालते हैं, लेकिन कई बार हमारा अपना भी कसूर होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, हमेशा 2 से बजेगी, और हम ये भूल जाते हैं कई बार। अगर आपकी गाड़ी खराब है, आपको पता गाड़ी धुआं छोड़ रही है, वो मेंटेन नहीं है, उसको घर से मत निकालें। आप सूरत हाल देखिए, सिर्फ अपना ना सोचे, सबका सोचे, आवाम का सोचे। यही धुआं जो आपकी गाड़ी से निकलेगा वो सिर्फ कोई और, किसी और के अंदर नहीं जाएगा, आपके बच्चों के साथ को भी इफेक्ट करेगा और बहुत बुरे तरीके से करेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि जाए रास्ते में तो सड़क पे नजर आती हैं। अभी ऑफिस आते हुए बड़ी बस हमारे सामने से गुजर रही थी, वो मुख्तलिफ मुलाजमीन को उठा के उनकी फैक्ट्रीज में छोड़ने जा रही थी और वो काला धुआं छोड़ रही थी, और हमारी जो कन्वेंस थी उनके पीछे थी, और हमें फील हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। लारी अड्डे के पास से गुजरी है, वहां पे ट्रैफिक वार्डन होते हैं, किसी ने नहीं उनको रोका। सबसे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल में सर, सबसे ज्यादा जरूरत लारी अड्डे के ऊपर है। वहां पर बसें ओरिजिन है ना, वहां से बसेस तो निकलती वहां सर, तो वहां पे मैं कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई हुकूमती इदारा कुछ नहीं नजर आता। जरूरत समझते हैं वहां पर? मैं बिल्कुल समझता हूं, लेकिन अभी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब आएंगे अगले सेगमेंट में, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि ऐसा क्यों है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पे क्यों हैं, और उनसे ये भी पूछना प्लीज़ पूछिएगा कि काफ़ी अर्सा पाबंदी रही प्रेशर हॉर्न पे, अब फिर से सड़कों पे हमें प्रेशर हॉर्न बड़ी शिद्दत के साथ वो बजाए जाते सुनाई देते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। प्रेशर हॉर्न तो बड़ा ऐसे से पाबंदी थी, बड़ा सुकून हो गया था शहर में, और लेकिन अब फिर वो यूं बटन दबाया होता है कि वो कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देते, बल्कि बंदा यूँ लगता है अभी बहरा हो जाएगा, कान फट जाएंगे। इसी तरह ये सड़कों पे जो गाड़ियाँ हैं, इनको जो व्हीकल एग्जामिनर जो होते हैं वो किस तरह से उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, असल में इतना बड़े बड़े मुख्तलिफ जगहों पे बैठे लोग चीज़ों को ओवरलुक किया जाता है। एक होता है कि ओवरलुक होता है
चीज़ों को नज़रअंदाज करना, एक होता है विलफुल निगलेक्ट, ठीक है, तो वो गफल से मुजरमाना जो होती है, दीदा दानिस्ता, विलफुल निगलेक्ट जो है ना, ये उसमें इकोनॉमिक कॉमर्स के टर्म में तो ये बड़ा जुर्म गिना जाता है। मैंने बीकॉम में ये टर्म पढ़ी थी, तो बड़ी ज़बरदस्त। तो दानिस्ता आपने कोई चीज़ उस सरफ नज़र किया उससे, तो वो जुर्म होता है बहुत बड़ा। तो ये जो दानिस्ता ऐसा किया जा रहा होता है, तो उसमें वो ऐसे नहीं होता, उसी के पीछे सब कुछ हो रहा होता है। हम कोई बड़े बड़े कोई एलिगेशंस नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन बिटवीन द लाइंस भी कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं। तो वो अब वो कौन किस हद तक कितना मजबूर होता है, कौन क्यों ऐसा करने देता है, और कितना आज़ादी से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और किस हद तक वो मजबूर है, वो सारी चीज़ें, कौन खुद से मजबूर है, कौन कहीं और से मजबूर है, किसी के हाथों मजबूर है, किसी के हाथों मजबूर वो सारी चीज़ें, वो सारी मजबूरियां जो है ना, उसका खमियाजा बहरहाल शहरियों को भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब से भी पूछिए, और हमारे जितने भी हमारे इदारों के सरबराह हैं यहाँ बैठे हुए, उनको भी हम ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे बुलाने की। लेकिन जब हम इतनी तल्ख बातें करेंगे तो फिर कौन आएगा? आपकी जगह कोई होस्ट और हो, किसी और को बिठा देते हैं, और यहाँ भी उनके साथ किसी और को बिठा दीजिएगा, फिर शायद वो आसानी से आ जाएंगे। उनके पसंदीदा। चलो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं स्मोक के हवाले से। हमारे साथ जफर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मरियम रजा मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इदारों की जानिब से कुछ किया नहीं जा रहा, और बताया जाता है कि जी इनके पास बहाना भी होता है, और बहाना ये होता है कि जी हर बात का बहाना ये होता है हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है लेक हो रही हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, या लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि कितना मास्क ज़रूरी है, कितने फंड्स दरकार होंगे, जहाँ पर उसी साइड पर आपके पास ट्रेड बॉडीज़ ऐसी मौजूद हैं, ऐसी एसोसिएशंस मौजूद हैं जो कि आपके साथ ताउन करने के लिए भी तैयार हैं इस पर। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मेरे सामने फैसलाबाद के ऐसे इदारे हैं, तिजारती इदारे, जो एसोसिएशंस हैं जो कि ये कहती हैं कि हम भरपूर ताउन करेंगे। इंतज़ामिया कदम तो बढ़ाए, लेकिन वो कदम कहाँ है? ये बहुत अहम बात है शिराज। एक होती है विजनरी लीडरशिप। मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। बाद लोग इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत वो खुद आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं। उनको फंड्स फिर उनके लिए मसला नहीं होता, वो जनरेट कर लेते हैं। ये इसी शहर में हमने ऐसे डीसी भी देखे हैं, ऐसे ऐसे इंतजामी अफसरान देखे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया शहर को, और कभी हमने नहीं देखा उन्होंने कभी फंड्स का रोना था। तो नूरुल अमीन मैंगल जो आजकल होम सेक्रेटरी हैं, वो बंदा इस शहर को कहाँ से कहाँ ले गया था, कितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स लेके आया था। क्या एक कुछ लोगों का होना और ना होना बाकायदा महसूस होता है, और ये होना चाहिए कि जब वैसे वो उससे आम में आना सी बात इससे क्या हो सकती है कि आपका होना और ना होना उसमें कोई फर्क ही ना रहे, आप हैं या नहीं हैं फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो कोई बात नहीं ना। बात ये कि आप थे तो भी पता था शहर को, आप गए तो भी पता था कि अब वो नहीं है इधर। ये सिर्फ अफसरान के लिए नहीं है, ये हर शुबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स की को ये सोचना चाहिए कि यार मेरे होने और ना होने में फ़र्क होना चाहिए। बाद लोगों के होने और ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कहीं है नहीं है क्या है। तो आपका होना नज़र आना चाहिए, और अगर आप ना हो तो भी पता चलना, तो भी लोग आपको याद करें कि भाई ये। तो हम याद करते हैं नूरुल अमीन मैंगल को, हम याद करते हैं नसीम सादिक को। जब हम उनका तज़किरा करते हैं, बाज़ जो नए आने वाले उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई कैसे ना करें हम, उनका एहसान है इस शहर पे, उन्होंने काम किया, डिलीवर किया, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिए। अब आप लाएँ ना, लड़े ना, गवर्नमेंट से लेके आए। और हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं?
पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हाँ, वो वो भी नजर नहीं आ पॉलिटिकल रही। लीडरशिप से बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी क्यादत से लेके आती फंड्स। बट आप जो इलेक्टेड जो आपके एमपीएस हैं उनका हम नहीं कहते, बहरहाल अवाम ने मुंतखब किया होता है, तो भाई जो हुकूमती पार्टी के हैं वो इतनी करज तो होनी चाहिए और इतना भैया तो होना चाहिए कि अपनी ज़ात से आगे बढ़ के शहर के लिए कुछ लेके आएं। बदकिस्मती की बात यह भी है कि पूरे शहर से एक तो नून लीग का जीता ही कोई नहीं। जो जीते हैं वो सबब से जीते हैं, इर्द गिर्द तहसीलों से, या कोई तहसील सदर से, कोई एक जड़मवाला से तहसील से, एक समुद्री तहसील से, एक तांदरिया वाला से, तो शहर से तो इधर जीता कोई नहीं। तो फिर आप ऐसे ही रोएंगे, करेंगे, क्या करेंगे? कुछ आपको क्या देगा? तो आप ब्यूरोक्रेसी से तवक्कुल करेंगे, वो खुद आप खुद ले देंगे। पॉलिटिकल लीडर्स नजर नहीं आते, जिला इंतजामिया नजर नहीं आती, कॉरपोरेशन नजर नहीं आती, हुकूमती इदारे नजर नहीं आते। तो जो नजर आ रहा है वो है आवाम की अपनी मदद आपके तहत एहतियाती तदाबीर, उसमें भी हम लेट करते दिखाई दे रहे हैं। हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, हम बल्कि बजाय, अच्छा एक होता है एहतियाती तदाबीर अपनाना कि ये चीज एक वबा आ गई, उससे एहतियात करनी है, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने हैं। ऐसे ही। और एक होता है प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाना नहीं है और उसके साथ उस स्मोक के अंदर इजाफे का बाइस बनना है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी आग भी लगानी है। और मैंने खुद देखा है, अभी परसों की बात मैं बता रहा हूँ, हमारी गली के कॉर्नर पे वो हमारी सोसाइटी का सारा कचरा इकट्ठा करके उसको आग लगाई जाती है। पीपल हैव नो आइडिया कि यार ये स्मोक है और ये कम से कम अभी ना करो, अभी ना इन करो। दिनों में ना करो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कितना जरूरी है बिल्कुल। कि at least मैं लोगों को अपने वही हद तक बात बताओ। कहूंगी कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत कुछ करे। कुछ चीजें आपके अपने हाथ में है, आपकी सेहत अपने हाथ में हाँ, है, ये तो है। अपनी मेहनत आपके अपने हाथ में है, वो आप अपने लिए करें। प्लीज अपनी एहतियात खुद करें। इस तरह की चीजें, और जिस तरह से सर ने बड़े प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बात की थी कि FWMC और उसके साथ जो है ये PH, ये घास फूस को आग वगैरह लगाते हैं, उनकी देखी हमारे शहरी भी लगाते हैं। वो घर से कूड़ा थोड़ा सा वायर इकट्ठा हुआ, गली के अंदर उसको आग लगा दी। ये सोचे बगैर कि हम इस वक्त अपने साथ क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने उस वक्त जो काम कर दिया, सिर्फ वो कूड़ा खत्म नहीं कर रहे, उसको और बढ़ा रहे हैं, मजीद बीमारियों को लेके आ रहे हैं। और ये हम खुद कर रहे हैं अपने साथ। ये सोच देते हैं, फिर अपनी गाड़ियों की हम फिटनेस को चेक नहीं करवाते। मोटरसाइकिल धुआं मार रही हैं, जोर जोर से हवाई जहाज अपने उड़ा के लेके जा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या है। बड़े शौकी के साथ हम उसको देते हैं रेस के, धुआं लेकर निकलने दें। क्यों? आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब हुकूमत ने जो करना है सो करना है, ये आई है 5 साल बाद निकल जाएगी, 2 साल बाद निकल जाएगी, लेकिन आपकी अपनी सेहत का क्या? उसका कुछ नहीं हो सकता अगर आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अच्छा सर, 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, बल्कि 3 किस्म के। एक वो हैं जो एहतियात नहीं करते और उस चीज को दलेरी समझते हैं, जैसे मरियम बता रही है ना कि वो बड़े मोटरसाइकिल के ऊपर नौजवान घूम रहे हैं और बाद में घर आ गए तो देखो जी बगैर मास्क के मैं यहाँ तक आ गया, लोगों ने मास्क पहने हुए थे और मैं दलेर हूँ, मैं बहादुर हूँ। दूसरी टाइप ये होती है जो ये सोचते हैं कि यार जो रात कब्र में है वो बाहर थोड़ी है, मौत जब आनी है तो खड़े खड़े भी आ जानी है। और तीसरे वो होते हैं जो एहतियात करते हैं कि नहीं यार, एहतियात करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं तमाम किस्म के शुगरी फूड्स खा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं कंप्लेन करूँ कि मुझे डायबिटीज हो गया, मैं कहूँ अल्लाह ताला की मर्जी है, कदर ऑफ अल्लाह। उसमें नहीं, उसमें मेरा भी हिस्सा था। तो इसमें क्या कहेंगे, कौन सी कैटेगरी अच्छी कैटेगरी है? आपने शिराज बहुत खूबसूरत तज्जिया किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये लंबी बात हो जाएगी, मैं आपके पास इस वक्त टाइम बहुत कम होगा, तो मैं आखिर में बहरहाल इसको अगले किसी प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं। इख्तिसार के साथ ये कहूँगा कि हमारा नसाब चेंज करके उसमें ट्रैफिक कवानीन, उसमें अखलाकी कवानीन, अखलाकियात से मुताल्लिक जो लिटरेचर है वो शामिल किया जाना चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जिस किस्म के अफराद की ज़रूरत है वो अफराद तैयार करने के लिए हमें पूरे का पूरा निसाब बचपन से हमें चेंज करना होगा। आप यकीन करें किसी को कुछ पता ही नहीं कि अच्छा शहरी क्या होता है, अच्छा शहरी कैसे बनते हैं, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। कि किसी निसाब की किसी किताब में मुझे दिखा दें, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ एक थोड़ी इक्का दुक्का दे दें। जहाँ आप एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ शोबों के, वहाँ उन एक्सपर्ट्स का उनको थोड़ा सा इंसानियत और अखलाकियात भी उसको सिखानी चाहिए। और फिर शहरी सोसाइटी के बारे में अलूम सिखाने चाहिए, समाज के बारे में, कवानीन के बारे में, माहौलियात के बारे में, खुराक के बारे में, एहतियात के बारे में। सारी चीज़ें बचपन से आप देख रहे हैं। आज भी जो चीज़ आप बचपन में सीख लेते हैं वो आप बहुत दूर तक और देर तक उसका असर रहता है।
तो वो ज़रूरत इस अमर की है कि आप बचपन से ही बच्चों को कवानीन से आगाही, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अच्छे और बुरे में से क्या करना नहीं करना, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें बचपन में सिखा देनी चाहिए। ये वो आप देखें हमारे अलग अनार, बेबकरी, ते तख्ती, इसकी जगह कुछ और भी अच्छे अच्छे लफ्ज हो सकते हैं। मिस्टर चिप्स कब तक काम आएगा? थोड़ा सा इसमें आप वो बनाएं, कोई अलग से इखलाक भी तो हो सकता है ना, इखलाकियात हो सकती है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्राइमरी तक आप एक अच्छा शहरी बनने के लिए सीख चुके हों। जो इब्तदाई 5 साल हैं वो इंसानी शख्सियत की तामीर और तकमील की तरफ जो उसकी शख्सियत साजी हो रही होती, उसकी बुनियाद के तौर पर वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आजकल तो रिसर्च जो आ रही है ना, वो तो कहते हैं कि प्री बर्थ बच्चे की डाइट पे, प्री बर्थ उसकी माँ को क्या डाइट देनी चाहिए उस पर वर्क करें, ठीक है ना। और आने से पहला 1000 दिन जो है उसकी आमद के बाद का, वो इंतहाई अहम है उसकी जिस्मानी फिटनेस और सेहत के लिए। और फिर अगले जो दिन हैं उसमें उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ और समाज में उसको कैसे जीना है अगले 4-5 साल में, वो बहुत बुनियादी नौइयत की चीज़ें जो हैं जिन पे हम बहुत बाद जाके सीखते हैं चीज़ें, वो पहले वो शुरू में उनमें आपको सिखा देंगे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। और आपकी बहुत अमेजिंग किस्म के एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स काम नहीं आएंगे अगर आपके पास इखलाक नहीं होगा, आपके पास तरबियत नहीं होगी। और मरियम, आपको लगता है डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को ही, जब साइकोलॉजी कहती है अगर 30 दिन 40 दिन अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, दैट कैन बिकम योर लाइफ लॉन्ग हैबिट। वो आपकी पूरी जिंदगी की एक हैबिट बन सकती है अगर आप उसको 30 दिन प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि अल्लाह ताला ने हमें रमजान भी दिया है कि 30 दिन हम हर चीज को प्रैक्टिस करते हैं। अगर झूठ बोलना हम छोड़ देते हैं तो हमारी आदत बन जाएगी झूठ ना बोलना। बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि ये इखलाकियात और ये लोगों को खुद पता और ऑटो पायलट पे लगाने का टाइम आ चुका है? बिल्कुल ऐसे ही। आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि हम लोगों को जरूरत है अब इस तरफ आने की, क्योंकि हम नहीं आ रहे। हम अब ये करते हैं कि आपका बच्चा पैदा हुआ 2-3 साल का हुआ, पहले तो नैनी को पकड़ा दिया, उसके बाद उसके हाथ में फूड पकड़ा दिया, दैट्स इट। उसको हम नहीं बताएंगे कि आपने टेबल पे बैठने के मैनर्स क्या हैं, कैसे आप बैठेंगे, कैसे अपने बड़ों से बात करेंगे। उसके बाद जब वो बदतमीज हो जाता है तो कहते हैं माँ बाप ने बहुत लाडों से पाला है ना, इसलिए ये ऐसा है। ये चीज भूल जाते हैं कि जब ये आगे जाके किसी और के साथ बदतमीजी करेगा तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा बदतमीज है, ये कहा जाएगा कि माँ बाप बदतमीज थे, माँ बाप ने जो सिखाया है वो, और हम अपने साथ ही लेके चलते हैं। और ये चीजें आपको तब फील होती हैं जब आपकी उंगली उठाई जाएगी। तो इंतजार ना करें कि उंगली उठाई जाए, उससे पहले ही संभल जाए। किस्सा मुख्तसर यह है कि बच्चों की तरबियत जो है वो अभी से करने की जरूरत है। मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो बच्चा टांगे जो है दीवार के ऊपर होती हैं, लेटा होता है उल्टा, और उसको उसी तरीके से खाना खिला रही होती है। जब ये मैनर्स, उसको बेसिक मैनर्स नहीं मिलेंगे तो किस तरीके से मुमकिन है कि उस सोसाइटी के अंदर चल के एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा अपने किरदार से। ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को, चलते हैं आज के सब्जियों के भाव, फ्रूट्स के भाव, गोश्त का भाव क्या रहेगा। रेट लिस्ट जो मार्केट कमेटी की तरफ से निकाली जाती है उस पर रेट्स क्या होंगे ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट आज के भाव की तरफ। हमारे साथ फसी नकवी मौजूद हैं। फसी नकवी, जरा आगाह कीजिएगा रेट लिस्ट पर आज के क्या रेट्स रहेंगे? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और जो गोश्त है वो 4 रुपये सस्ता होकर 501 से 497 रुपये हो गया है। आलू 46 रुपये महंगा होते ही 84 से 120 रुपये हो गया है। और इसी तरह प्याज 7 रुपये महंगा होकर जो है वो 125 से 132 रुपये हो गया है। टमाटर 2 रुपये सस्ता होकर 140 से 138 रुपये हो गया है। अदरक चाइना 10 रुपये सस्ता होकर 630 से 620 रुपये हो गया है। लहसुन चाइना अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 630 रुपये है। लीमू 80, सब्ज मिर्च जो है वो 15 रुपये सस्ती होकर 150 से 135 रुपये हो गई है। बंद गोभी अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 55 रुपये है। फूल गोभी अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 85 रुपये है। घिया कद्दू 55, शलजम 85, इसी तरह खीरे 65, गाजर जो है अपनी साबका कीमत पर
बरकरार है। और इस तरह देखा जाए तो पालक 30, मेथी 85, मूली जो है वो 32 रुपये किलो है और धनिया जो है वो 95 रुपये किलो है। शिमला मिर्च जो है वो 280 है। फलों की तरफ देखा जाए तो सेब काला कल्लू जो है वो 245 है, सेब गाचा 240 है। अनार कंधारी जो है वो बगैर अदो बदल के 260 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। अमरूद अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 100 रुपये किलो है। अंगूर टाफी अपनी साबका कीमत पर कायम है, 240 रुपये फ़ी किलो है। और इस तरह अंगूर सुंदरखानी भी बगैर रद्दोबदल के 310 रुपये फ़ी किलो है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि अवाम का यही मुतालबा है कि कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें आज के भाव के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप लोग अब अपडेटेड हो चुके होंगे और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के दिन जो है वो सब्जियों के, फ्रूट्स के और गोश्त का जो भाव है वो क्या रहेगा, ताकि आप दुकान के ऊपर जाकर जो है बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आजकल हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं स्मोक के हवाले से और ख़ास तौर पर लोगों के बिहेवियर के हवाले से, तो इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो ट्रैफिक का भी है, क्योंकि मोर देन 45% ऑफ द स्मोक कम्स फ्रॉम द ट्रैफिक। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, जो बाइक के अंदर साइलेंसर में से धुआं निकलता है उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं होती है, लोगों के पास एक प्लग तक चेंज करवाने का टाइम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अवेयरनेस की कमी है या कवानीन हमारे कमज़ोर हैं? हम जब भी मोटरवे के ऊपर होते हैं तो हम तमाम के तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो क्यों करते हैं? हम बेल्ट भी लगाते हैं, हम गाड़ी की स्पीड भी लिमिटेड रखते हैं। जैसे ही हम मोटरवे से बाहर निकलते हैं, सड़क के ऊपर आते हैं, पहले सबसे जो हमने पहला काम करना होता है वो बेल्ट खोलनी होती है। उसके बाद 2-3 दफ़ा हॉर्न मारना होता है, अपने आप को महसूस करवाना होता है कि लो जी अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। हम कैद क्यों समझते हैं इस चीज़ को? रूल्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर कैद की तरह क्यों होते हैं, हालांकि वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो आज ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये भी एक पहलू है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई ट्रैफिक है, रोड्स लिमिटेड हैं, वही रोड्स हैं जो आज से 20 साल पहले थे, लेकिन ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है और ये तमाम के तमाम मामलात हम डिस्कस करेंगे। आज बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनका तारुफ आपको करवाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि किस शोबे से रिलेटेड हमारे मेहमान हैं, तो उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान असलम साहब जो कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद है, CTO सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब। तैयब साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शरास। अच्छा सर, मैं आप ही से गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने जैसे अभी इंट्रो में बताया कि लोगों के रवैये जो हैं वो इस तरह के कि हम लोग ना अपने ऊपर अथॉरिटी कबूल नहीं करते हैं। लॉ जो होता है वो हमारे ऊपर अथॉरिटी रखता है, तो हमें वो चीज़ कबूल नहीं होती है। हम हमेशा टीचर भी जब वो क्लास के अंदर टीचर इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करता है तो कई बच्चे ऐसे होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस उनको पसंद नहीं होती, अथॉरिटी। तो हमारे ये रवैया जो है अथॉरिटी को ना कबूल करने का, और अथॉरिटी ना हो तो हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। आपको लगता है ये रवैया पाया जाता है पाकिस्तान में? इसमें बेसिकली ना 3 E's हैं, मतलब एजुकेशन, इंजीनियरिंग और फिर इन्फोर्समेंट। ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें तो अब सबसे पहले है ट्रैफिक एजुकेशन। जैसे देखिए हम दूसरी तालीम हासिल करते हैं ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए, अच्छाई बुराई की तमीज़ को बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए। इसी तरह ट्रैफिक एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन अनलकीली हमारे पिछले टाइम्स में उस तरह ना किसी सिलेबस में या और किसी फोरम पे ट्रैफिक एजुकेशन का उस तरह कंसेप्ट नहीं रहा। एक गांव में ट्राली चलाने वाले या गांव में बाइक चलाने वाले को बिल्कुल उस तरह नहीं होता कि लेन लाइन डिसिप्लिन क्या है, बैक लाइट कैसे चलानी है, इंडिकेटर कैसे देने हैं। तो वो जब तक ट्रेन नहीं करेंगे, उनको अवेयरनेस नहीं देंगे। अब तो फिर भी सोशल मीडिया पे देखें वो सिग्नल्स आ जाते हैं। ये ट्रैफिक के फेसबुक पे डेली हम एक सिग्नल लगाते हैं कि कम से कम इससे पता चल जाए कि ये जो इशारा है इसका मतलब क्या है, स्पीड ब्रेकर क्या है, आगे स्कूल क्या है। तो जब तक एजुकेट नहीं करते तब तक हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आता है इंजीनियरिंग का, जैसे आपने जिक्र किया कि ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और रोड्स की हमारी उसी तरह ही है। उसको जब तक नई सड़कें नहीं बनती फिर हम टाइम के मुताबिक मैनेज करते हैं। जैसे पहले स्कूल टाइम सुबह से शुरू हो जाता है, वो ऑफिस टाइम से पहले रखा जाता है कि उसका फ्लो ख़त्म हो जाए। फिर ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू हो जाता है, फिर ताजर हज़रात जाना शुरू करते हैं, फिर शॉपिंग के लिए। इसी तरह क्लोजिंग टाइम भी स्कूल का पहले आता है, ऑफिस का बाद में आता है, शॉप्स का बाद में आता है, और सबसे आखिर पे फिर हम रात में अलाउ करते हैं जब सड़कें बिल्कुल तकरीबन खाली हो जाती हैं हैवी ट्रैफिक को।
वो 11 से सुबह 7 तक, और उन्हीं लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रोड्स हैं हमारी, उनको इसी तरह बाइफरकेट करके हम मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, इन्फोर्समेंट और 3 E's बताए हैं जो मेरे लिए भी बड़ी एक नई नॉलेज है कि ये बड़े जरूरी है। अगर आप एज लॉन्ग एज द ट्रैफिक इज कंसर्न, एज लॉन्ग एज द एजुकेटिंग पीपल इज कंसर्न। हमारे साथ तैयब साहब मौजूद है। तैयब साहब ये बताएगा कि एक साइड पर हम देखते हैं कि लोगों का रवैया, दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक का भी रवैया ऐसा कुछ होता है कि वो ट्रैफिक सबसे पहले आपसे बात करने से पहले आपकी बाइक की चाबी निकालता है, तो कहता है आज ही गल गई, जिस तरह वो कोई मुजरिम है या कोई जिस बेचारे बहुत बड़ा कोई क्राइम किया उसने अगर सिग्नल तोड़ा तो मेरे ख्याल में वो भी एक रवैये की शुरुआत अगर अच्छे मूड से हो तो वो आपको जवाब भी अच्छा मिलेगा। तो लगता है शुक्रिया शिराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ट्रैफिक पुलिस कायम की गई, खासतौर पे वार्डन पुलिस, तो इनका सबसे पहले स्लोगन ही ये था, पहले सलाम फिर कलाम। यस, और अनफॉर्चुनेटली लोगों के बिहेव की वजह से ये स्लोगन वो भूलते गए। अब आप देखें, अभी आपने कहा कि सिग्नल तोड़ना क्राइम नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्राइम है। सिग्नल तोड़ के खुदा न खास्ता गाड़ियों की टक्कर हो गई तो कितने लोगों की जान जा सकती है। और इससे जुल्म ये देखें, हमारे पाकिस्तान में इस पर जो ऑफेंसेस लगेंगे वो बेलेबल हैं। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपने को वायलेशन भी कर दी है, खुदा न खास्ता 10 बंदे आपने गाड़ी के नीचे देके मार दिए हैं, वो बेलेबल ऑफेंस है, लाइसेंस आपके पास है। तो क्राइम तो बहुत बड़ा, 10 घर आप डिस्टर्ब करेंगे, उनके लोग जाएंगे। तो जहाँ तक चाबी निकालने की बात है, बिल्कुल ये रवैया है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी वायलेटर को रोकेंगे और सबसे पहले किसी न किसी से बात करवाएगा फ़ोन पे, ये मेरे मामू से कर ले, ये मेरे चाचू से कर ले, ये मेरा फलां वाकफ़ है, ये मेरा फलां। अब वो नहीं सुनेगा कि आपने वायलेशन की है, आप उस पर माने कि मैंने वायलेशन की है। तो इसलिए कि फिर ऐसे हमने देखा भी है, रश काफ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ती जा रही है, आपके रोड वही हैं, रोड इंजीनियरिंग वही है, सारा कुछ वही है। तो उसमें वार्डन की तादाद भी वही है, वो बढ़ी ही नहीं है वक्त के साथ। जब ट्रैफिक पुलिस 2006-7 में आई थी, उस वक्त इनकी नफरी थी 1000 समथिंग। वार्डन छोड़ते गए, जो वार्डन हैं वो 600 समथिंग रह गए हैं। 7 कांस्टेबल आए जिनको ट्रैफिक असिस्टेंट कहते हैं, अब वो ऐड करके फिर दोबारा 1100 पे आए हैं। वही जो 2007 में जी वही थी। लेकिन पॉपुलेशन आप देख लें, पॉपुलेशन मिलियंस में बढ़ी है, लेकिन आपकी नफरी उधर ही खड़ी है। रोड इंजीनियरिंग आपकी वही है, एक रोड पे दिन में 1000 गाड़ियां गुजरती थी, अब उस रोड से 10,000 गाड़ियां गुजरती हैं। रोड इंजीनियरिंग नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। और फिर ट्रैफिक पुलिस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, गाड़ियां उतनी नहीं हैं, बाइक्स उतनी नहीं हैं इनके पास। सेक्टर्स की हालत बड़ी माठी है। अभी इनके जो सेक्टर 3-4 थे वो वहाँ से खाली करवा के इनको बेचारों कभी कहीं भिजवा दिया गया, अपनी बिल्डिंग्स नहीं है। पहले एक सेक्टर सीआईए की बिल्डिंग में बैठे थे, दूसरी भी ले ली सीआईए ने, पहली भी ले ली सीआईए ने। इस तरह के इनके बहुत मसाइल हैं। अच्छा, लेकिन ये मसाइल अपनी जगह। शिराज, आप या मैं रोड पर निकलते हैं, हमें नजर आ रहा है कि ये स्टॉप लाइन है, कॉमन सेंस से हमने यहाँ पे रुकना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोड के दरमियान में रुकें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग खाली नहीं छोड़नी। और अच्छा, अगर आप रुक जाएं, चले रोड के दरमियान भी आए, रुक जाएं, हम आहिस्ता आहिस्ता इशारा देखते वो रोड, वो जो क्लच दबाया होता है, गियर लगाया होता है, वो पहिया रुकना नहीं चाहिए, पहिया रुक गया तो पेट्रोल चीजें किसने सिखानी है? ये आपके स्कूल में सिखानी है, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने सिखानी है, ट्रैफिक पुलिस ने नहीं सिखानी। ट्रैफिक पुलिस ओनली फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स। ठीक है, हमने इनको क्या लगा दिया, एजुकेशन की तरफ। अब मेरी 45 एज है, अब मुझे क्या इस उम्र में आके क्या सिखाएंगे? अगर मैं घर से नहीं सीखा, बचपन से मैं नहीं सीखूंगा। और उनका काम वैसे भी एजुकेट करना अपने वार्डन्स को है। गालिबन मेरे ख्याल में फरहान साहब इसको तस्दीक कीजिएगा, आपने वार्डन्स की आप क्लासेस वगैरह होती हैं, उनको भी एजुकेट किया जाता है? वार्डन्स की होती हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे अभी तैयब साहब जिक्र कर रहे थे, अब ऑन आवर के करीब डेली चलान होते हैं, और जब आप चलान करते हैं दूसरे ने पे करना होता है, वो ज़ाहिर है एक प्लेजेंट सूरत हाल नहीं होती। लेकिन उसमें रिफ्ट के 1-2 केस ही आते हैं, तो वो अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी लंबी ड्यूटी, फिर जिसको आप डील कर रहे हैं उसका बिहेवियर क्या है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, तो उस वजह घर से लड़के आया वो भी कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वो इस तरह नहीं है, महीने में 1-2 ही इस तरह की आती हैं कि जहाँ पे कई रिफ्ट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा 80% सोशल मीडिया भी, तैयब साहब देखें तो वो भी
80% नहीं तो 20% जो है ना एटलीस्ट वो इन्हीं चीज़ों से भरा होता है कि सड़क के ऊपर वार्डन से बहस हो रही है, किसी बंदे की ट्रैफिक में आपस में लड़ पड़े, और कि ऐसे दर्जनों वाक़यात पिछले महीने भी हमने देखा था, खातून ने गाड़ी क्रॉस कर दी थी और वो वार्डन के ऊपर चढ़ा दी थी। तो ये इस नौयत के वाक़यात इतने ज़्यादा आते हैं लोगों के अंदर, ये जैसे मैंने पहले बताया ना कि लोग अथॉरिटी पसंद नहीं करते हैं, कोई मुझे ना रोके, मैं सही हूँ, मैं अगर बेल्ट भी नहीं लगा रहा ना तो अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? द लॉ इज लॉ, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। शराज, बदकिस्मती से हम ट्रैफिक रूल्स को लाज समझते ही नहीं हैं। हम इशारा तोड़ना, हम हेलमेट के बगैर बाइक राइडिंग करना ये अपना फर्ज समझते हैं। और हम सबसे हम शायद लो लेवल की पुलिस वार्डन को समझते हैं, इसने हमें रोका कैसे? ये होता कौन है हमें रोकने वाला? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं मेरा भाई पुलिस में है, मेरा भाई फलां। भाई रूल्स हर एक के लिए एक जैसे हैं, कानून का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मैं आपके पहले भी प्रोग्रामों में ये बात करता रहा हूं कि जब तक आप प्राइमरी लेवल से इसको निसाब में पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, आप कभी भी ट्रैफिक रूल्स पे अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे। अब देखिए, जेल रोड पे ट्रैफिक पुलिस ने, एसडीओ साहब ने कोन्स लगाई हैं लोगों को ये बताने के लिए कि जो सुस्त ट्रैफिक है, जो छोटी गाड़ियां जिनमें बाइक है, रिक्शा है, वो इंतहाई लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। अब ये चीज अब कौन से लगा के जो बतानी पड़ी। और मजे की बात मैं परसों कवर की, वार्डन खड़ा के बता रहा है कि भाई बाइक वाले इधर से जाएं, लेकिन फिर भी वो उस तरफ से जा रहे हैं। अब ये चीजें किसने सिखानी है? ये घर से सिखानी है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी। सबसे बड़ा तो स्कूल में ये चीज़ पढ़ानी चाहिए। चलें निसाब में शामिल नहीं, लेकिन ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि बचपन से बच्चों को बताया जाए कि आपने साइकिल चलानी है बेटा, इंतहाई लेफ्ट, बाइक इंतहाई लेफ्ट। फास्ट ट्रैक में आपको पता है जितने भी ट्रैफिक हादसा आज इस साल हुए हैं, उनमें 60% प्लस बाइक राइडर्स को हुए हैं, और जितनी एक्सपायरीज हुई हैं उनमें भी 70% बाइक राइडर्स हैं। बिल्कुल, तैयब साहब ने बिल्कुल सही बताया है। तैयब साहब के और फरहान साहब जो सीटीओ हैं, उनके होने का भरपूर हम फायदा उठाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सीटीओ फैसलाबाद फरहान साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ तैयब मकबूल साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, लोगों की तरबियत के हवाले से, एज लॉन्ग एज द एजुकेटिंग पीपल आर कंसर्न। फरहान साहब मुझे ये बताएगा कि लोगों के अंदर ये रवैया होना चाहिए। मुझे लगता है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि जब आप वार्डन के साथ, वार्डन आपको रोकता है ना, आप उसके बैच को पढ़ें, अस्सलाम वालेकुम जी मकबूल साहब, हाँ जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, उनके नाम से पुकारें, अस्सलाम वालेकुम करें, उनका हाल अहवाल पूछें। मेरे ख्याल में वो वैसे ही कन्वर्सेशन बड़ी एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन रहेगी। जी बिल्कुल। 50% आपके मसाइल वहीं पे खत्म हो जाते हैं, बाकी 50% आपका चलान होना है, आपने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, सब चीज मुझे जाने दें, वो जल्दी में था थोड़ा सा, तो इस तरह की गुफ्तगू होती है। लेकिन वो एक फ्रेंडली माहौल तब ही बन जाता है जब आप सलाम से शुरू करते हैं, आप उनका बैच पढ़ें। तो ये कितना जरूरी है, ये रवैया लोगों के अंदर लोग अडॉप्ट करें इस चीज को? जी बिल्कुल। आप देखें हमारे कुछ सेक्टर है ना, रूरल सेक्टर हैं, कुछ अर्बन सेक्टर हैं। अब जैसे केनाल रोड पे, वहाँ पे कन्वर्सेशन तकरीबन इस तरह की होती है। जब किसी को रोकते हैं, वो अच्छे तरीके से आके पूछते हैं जी मेरे से क्या वायलेशन हुई है, या स्पीड ज़्यादा थी या क्या थी। जब बताते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से अपना पे करके, तो अच्छा डिपेंड करता है एरिया पे, वो होता है ना कि उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, एजुकेटेड है। जैसे लिटरेसी रेट हमारा अभी भी 60-70% में है, तो वो जो रूरल एरियाज़ हैं वो उसमें अवेयरनेस नहीं होती इतनी, या उन्हें पता नहीं होता कि लाज क्या हैं। जैसे हमने कहा कि एजुकेट ही नहीं किया जाता। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि सिलेबस में चीज़ें शामिल की जाएँ। फिर जिस तरह ये सोशल मीडिया पे बाकी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, हेल्थ के वाले से आप देखें वो वायरल होते हैं कि हार्ट अटैक से कैसे बचना है, या फर्स्ट एड आपने कैसे देनी है। अक्सर इसमें रेसिपीज चल रही होती हैं, खानों की चल। तो इसमें ट्रैफिक की भी जो सोशल मीडिया हमारे ग्रुप्स हैं ना एक्टिवेट, उन्हें प्रमोट करना चाहिए कि वो लोगों को, जिनके लाख फॉलोअर हैं, वो लोगों को टीच करें कि कम से कम एक रोज़ का सिग्नल ही बता दें कि इस सिग्नल का ये मतलब है कि आगे स्कूल है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है, लेन लाइन वायलेशन क्या है, इंडिकेटर आपने किस लिए यूज़ करना है, पार्क करनी है तो आपने किस जगह करनी है। तो ये बेसिक अगर 8-10 चीज़ें भी लोगों को बताने में कामयाब हो जाएं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और ये वाकई में हकीकी तौर पर हमें, जिस तरह से अभी सीटीओ साहब ने बताया कि हेल्थ कैंपेन्स हमें बहुत नज़र आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर,
और बाकी शोबों से रिलेटेड कैंपेन्स नजर आती हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड हमें कभी वाकई में तैयब साहब कोई कैंपेन कभी नजर नहीं आई सोशल मीडिया के ऊपर? शिराज, वही बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम ट्रैफिक रूल्स को लाज समझते ही नहीं। हाँ, ये है ना, हम इसको समझते नहीं कि ये भी कुछ चीज है। अब देखें, हम इसको सिर्फ तब समझते हैं जब हमने लाइसेंस बनाना हो। एग्जैक्टली लाइसेंस बनाना हो। अच्छा, फिर एक और बड़ा जुल्म है, लाइसेंस बनाना हो तो फिर हमें जो लोग कहेंगे वो कहेंगे जी हम ना गाड़ी की प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दे लेंगे, किसी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल जो पूछते हैं उससे हमें गुजार लें। पता नहीं, वो बेसिक है, वो आप जब ड्राइविंग सीखनी है वो बेसिक है। लेकिन एक अलमिया और भी है। हमारे फैसलाबाद में कभी आपने ट्रैफिक सिग्नल्स कभी लगे देखे, साइंस कि ये मस्जिद है ये स्कूल कभी लगे देखे? ये भी बड़ा अलमिया है। सिखाए जाते हैं लेकिन लगे नहीं हुए। अगर हर रोड पे लगे हों, मैं रोजाना, मेरा एक ही रूट है घर से लेके जहां से मैंने जाना है, मैं इतने साल से जा रहा हूं, मुझे अजबर हो जाएंगे, मेरे साथ बच्चे जाएंगे उनको भी अजबर हो जाएंगे, ये डेली पे लगे हैं। वो हमारे नहीं है। दोनों तरफ से कमी, दोनों तरफ से कमी है। और ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आपने एक क्या एक साइन लगाना है, छोटा चंद 2-3,000 ईच आ जाएगा खर्चा। सिर्फ ये जितने फंड्स है जिससे गवर्नमेंट के पास अरबों खरबों में, ये बड़ा जरूरी है, बेसिक चीज है ये। इस पे ट्रेड एसोसिएशंस को लूप में लिया जा सकता है, वो तावन कर सकती हैं, वो रेडी है इस चीज को करने। एग्जैक्टली। अच्छा, वो तो चले फंड्स ना होना तब है, लेकिन कर भी लें। अगर वो साथ उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, साथ आपका वो सिग्नल लग जाए। आप जो हमारे ऐसे रोड्स हैं जो बिल्कुल, सदनाबाद कॉलेज रोड मशहूर है, बहुत सारे कॉलेजेस रोड है और स्कूल्स हैं, कभी आपने वहां पर नहीं लगी देखी होगी कि ये रोड कॉलेज स्कूल वाला है। आर्टचक में चले जाएं, बड़े अच्छे स्कूल है, आपको कभी नहीं देखेंगे वो चीजें। कैनाल रोड पे चले जाएं, स्पीड लिमिट, आप अगर वार्डन को रोकते हैं जी आपकी स्पीड ज्यादा थी, बहुत जरूरी, तो कहां पे मुझे पता चलेगा जी स्पीड लिमिट मेरी ज्यादा थी? बिल्कुल, अगर वहां पे वो साइन लगा होगा तो फिर मुझे इंटरेस्ट से पता होगा कि यहाँ पे इतनी रहना है। ये चीजें भी एजुकेशन से पहले ये चीजें जरूरी हैं। इनके बाद फिर आप कह सकते हैं कि भाई आप देखें इस रोड पे 10 जगह पे ये सिग्नल लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है, आप क्यों नहीं देखा आपने? हो सकता है कि एक जिस तरह लिटरेसी रेट की आपने बात की है, कि हो सकता है कि कोई बिल्कुल, जैसे पंजाबी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़ है, उसको बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन तैयब साहब की बात सही है कि जब वो रोजाना देखेगा, पहले दिन वो पूछेगा ये क्या है, दूसरे दिन उसको समझ लग जाएगी क्या है, चौथे दिन उसको याद हो जाएगा। तो साल 1.5 साल अगर उसको देखता रहेगा, उसको ट्रैफिक सिग्नल याद आएंगे। कल को अपनी लाइसेंस बनाने के लिए जब जाएगा, उसको यू डोंट हैव टू रिमाइंड इट कि उसको यार ये, उसको पता होगा ये किस चीज का है, कि आगे स्कूल है या व्हाटएवर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि शहर के अंदर हमने देखा है कि बड़े गैर जरूरी से यू टर्न भी हैं, जिसकी वजह से ना गैर मामूली ट्रैफिक भी, आप जड़ा वाला रोड का ले लें, नेशनल कॉलोनी, वो सबसे मैं बताऊंगा क्योंकि वो मैं रहता हूँ वहां पर। नेशनल कॉलोनी के बाहर एक गैर मामूली सा यू टर्न बना हुआ, और वो उसको ट्रैफिक वार्डन्स कभी वो स्टैंड्स लगा के, बैरियर्स लगा के बंद कर देते हैं। अगले दिन जाओ तो वो जिसका दिल करता है फ्रूट वाले का, उसको साइड पर हटा देगा, उसके बाद ट्रैफिक सारी वहां से गुजर जाती है। तो ये गैर जरूरी यू टर्न्स जो बने हुए हैं, इनके खात्मे की बहुत जरूरत है। क्या कहेंगे सवाल? ये बात आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। ये जैसे पहले किसी ने पेट्रोल पंप बनाया, उसने रेफरेंस से या किसी तरीके से अपने सामने कट ले लिया, किसी का मतलब कमर्शियल अड्डा है फर्ज करें, पर्सनल वो मतलब उसमें, तो उसमें अभी हमने 3 लेटर भेजे थे, मैंने बल्कि तैयब साहब से शेयर भी किए थे। अच्छा, तो उसमें सत्याना रोड, सरगोदा रोड और जड़ावाला रोड, इस पे रिक्वेस्ट की थी कि जो एक्स्ट्रा यू टर्न्स हैं वो बंद कर दिए जाएं। तो वो डीसी साहब ने उस पर ऑपरेशन भी करवाया है। वो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है, उनको टास्क असाइन किया और उसमें तकरीबन 3-4 बंद भी हो गए हैं। अच्छा, जैसे सत्याना रोड पे एक टोल टैक्स के पास था, उसकी बहुत ही प्रॉब्लम थी, वो हो गया। यहाँ पे एक बराल ट्रेवल्स और सरगोदा रोड पे था, जी, वो उसमें डीसी साहब ने खुद ही ऑर्डर किया हुआ है, वो कर रहे हैं उसमें स्टेप वाइज ना। और उसमें एक जैसे इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, जैसे कैनाल पे हमारी रोड बनी सिग्नल फ्री, अब सिग्नल फ्री रोड है कैनाल रोड, आगे एक्सप्रेस वे आ जाती है, मोटरवे से कनेक्ट करती है, और इसकी क्वालिटी तकरीबन मोटरवे के बराबर ही है, यानी वहाँ पे गाड़ी फास्ट लेन में चलती है, फास्ट ट्रैक पे 100 की स्पीड पे। तो उस पर मखसूस बनाए गए थे कि आपने यहाँ से उतरना है, यहाँ से यू टर्न लेना है, फ्लाई ओवर या अंडरपास वगैरह, लेकिन वो बन गई। अब उसमें पुराने पुल भी चल रहे हैं, और आगे जब एक्सप्रेस वे पे हम जाते हैं तो वहाँ भी पुराने ब्रिजेस भी हैं, और जो साइड से मोटरवे पे चले साइडों से कार्डन है ना, ग्रिल लगी हुई है कि पता है कि आप सेफ 120 पे जा रहे हैं, साइड से कोई जानवर नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी। अब यहाँ से एक वो नीचे कच्चा रास्ता आता है और सीधा आके तो ऊपर उसके आ जाता है। तो उस पर भी वो बंद करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी डीसी साहब से मीटिंग हुई थी, एफडीए के भी उसमें आए थे, तो डीसी साहब ने इंजीनियरिंग के लिए उसमें ऑर्डर किए हैं। तो अगले दिनों में आप देखेंगे कि यू टर्न भी काफ़ी बंद हो जाएंगे, और वो जो
पुल वगैरह थे वो भी बंद हो जाएंगे पुराने। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ये स्लिप रोड्स बने हुए हैं जी। और हम देखते हैं कि जो कैनाल रोड के साथ जो लिंक रोड है साइड में, वहाँ जी, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो स्कूल्स की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है जी और वो एक एक 1.5 घंटा 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। स्कूल्स वालों ने अपने गार्ड्स बाहर खड़े किए हैं, जी। लेकिन वो किसी नाकाम के हैं। वो जी। वहाँ पर ट्रैफिक गुजर रही होती है, लेकिन वहाँ पे आने जाने वाले लोग जो है बड़े मुश्किलात का सामना। उनको मैं चैम्बर की मिसाल देता हूँ, चैम्बर के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जी दोनों साइड पे स्कूल्स हैं और दोनों बड़े स्कूल्स हैं जी। और वहाँ पर ट्रैफिक जो है ना वो 1-1.5 बजे बिल्कुल जाम हो जाता जी है। बिल्कुल। इसमें अब इस एक छुट्टी का टाइम सब पे तकरीबन 1:30 था वहाँ पे। ऐसे ही वो हमने फिर एक्सरसाइज की, अभी तो स्मोक की वजह से वैसे ही हम स्कूल तो बंद है। स्कूल बंद है। तो उसमें उन्हें किया था कि एक ने 120 कर दिया, एक 130 पे, एक 140 पे, उससे कुछ फर्क पड़ गया। यानी 10-10 मिनट का गैप आने से ना एक स्कूल का रश निकल जाता था दूसरा। जैसे अब डीपीएस की या बीकन हाउस जैसे वहाँ पे स्कूल है जिधर आपने जिक्र किया, अब उसकी स्ट्रेंथ होती है तकरीबन 2000 के करीब स्टूडेंट्स। अब 2000 स्टूडेंट अंदर से एक टाइम पे एक एंट्री पॉइंट से बाहर सड़क पे आ जाता है। 2000 गाड़ियाँ 2000 गाड़ियां या चले 1000 भी गाड़ी कर ले या वो सारे वहाँ 500 गाड़ी वाले ही हैं सर। तो वो 500 गाड़ी एक टाइम पे वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो वो 10-15 मिनट के लिए वहाँ पे इशू बनता है। तो वहाँ पे ड्यूटी फिर लगाई है। फिर हम साइडों पे जो हमारे इजी पॉइंट्स हैं ना, उनको भी कहा हुआ है कि आप वो पॉइंट छोड़ के 1 बजे से 2 बजे के दौरान वहाँ पे चले जाया करें। जैसे ईडन रोड पे वो स्कूल है, अब वो सिंगल रोड है और वहाँ वहाँ पे पे यू टर्न भी नहीं है। तो वो जिसने जाना है आगे से वो चौक से फिर मुड़ के वापस आते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा स्टाफ भी भेजते हैं और दूसरा टाइमिंग चेंज करने से ना पहले से फर्क पड़ा है, उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। अच्छा, तो ये सब आपने बड़ी गहरी नजर रखी होती है ट्रैफिक के मामलात के ऊपर, ये तमाम सिचुएशन के ऊपर। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है ये जो गैर जरूरी यू टर्न्स हैं और फिर वहां पर स्पीड ब्रेकर्स जहां पर जरूरत है वहां पर नहीं है और जहां पर नहीं है वहां पर हैं, तो ये मामला तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स जहां पर नहीं है, जहां पर सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, तो इस पर हाईलाइट कीजिएगा इसको। शिराज, मैं बड़ा बोल्डली ये बात कहूँगा कि हमारे फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का किरदार हमें कभी नजर नहीं आया इस मामले में। ट्रैफिक रूल्स के मामले में, ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स के मामले में आपने यू टर्न कहीं बनाना है, आप ट्रैफिक पुलिस से कंसर्न किए बगैर नहीं बना सकते कि हम यहाँ पे अगर यू टर्न बनाएंगे आप देखें ट्रैफिक ब्लॉक तो नहीं होगी या इसका अल्टरनेट क्या हम दे सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को कोई नहीं पूछता। इवन जब ट्रैफिक का इशू बनता है फिर ट्रैफिक पुलिस उनको लेटर पर लेटर लिख रही होती है कि जनाब ये गलत बन गया है, इसका कुछ करें। इसी तरह हमारे फैसलाबाद में आपको कहीं भी आज तक ये एसओपी नहीं पता चली होगी, ना मुझे पता चली इतने साल बाद, कि स्पीड ब्रेकर कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता। जिसका जहां दिल करता है वो स्पीड ब्रेकर बना लेता है। अक्सर हादसात हमने देखे हैं, अगर स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा बड़ा, उसकी चौड़ाई में ज्यादा विड्थ में बना हुआ है, उसके ऊपर वाइट लाइनिंग नहीं है, रोड मार्किंग नहीं है, लोग हमने गिरते देखे हैं, उछल उछल के एक्सीडेंट होते, हलाकते भी देखी हैं। लेकिन उसकी मंजूरी किसने दी? वहां पे बनने का क्या तुक था? अगर बन गया तो फिर उस पर दूर से कैट आई उसके साथ लगानी चाहिए, दूर आपको पता चले कि वो सामने कोई चीज है, उसकी रोड मार्किंग उसके ऊपर वाइट होनी चाहिए ताकि लोग बचें। कोई नहीं है। हमारे सिस्टम ही बड़ा अजीब है। आप देखें रोड नया बनता है, सुई गैस वाले आ जाते हैं, हमें पाइप डालना है, वो उसको उखाड़ के पाइप डाल के चले जाते हैं, वो दोबारा साल बाद उसकी बारी आनी है। सिस्टम कोई नहीं है, आपस में वर्किंग कोलैबोरेशन ये इदारों की आपस में अगर, हाँ, बिल्कुल इस तरह का नहीं। आपने रोड पे किसी किस्म का कुछ भी इंजीनियरिंग करनी है, कोई साइंस करनी है, ट्रैफिक पुलिस को लूप में लेके करेंगे कि जी इस पे आपको इशू तो नहीं होगा लोगों को। बड़ी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो तैयब साहब ने की है कि इदारों का आपस में जब तक लाइजॉन नहीं होगा तब तक इदारे कैसे इस काबिल हो सकेंगे कि वो लोगों को इंप्लीमेंट करवा सकें उस रूल्स के ऊपर या लॉज के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। गुफ्तगू के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ फरहान असलम साहब मौजूद हैं, CTO फैसलाबाद है, उनके साथ साथ तैयब मकबूल साहब हमारे साथ बराजमान हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से। सर, आजकल जो स्मोक का राज है, आपने देखा है कि फैसलाबाद समेत मुल्तान, लाहौर, दीगर पंजाब के शहरों में भी स्मोक इस वक्त हर तरफ पाई जा रही है और बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें जो है वो ट्रैफिक के धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, बसेस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये मेरी सजेशन है, मुझे लगता है कि जहां पर हम चालान की एक लिस्ट बनाते हैं कि आपने ये वायलेशन की, ये वायलेशन की, उसमें एक वायलेशन का एक मजीद
खाना ऐड हो जाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपने धुएं वाली गाड़ियां जो है छोड़नी है। क्या कहेंगे इस पर? सर आजकल तो बल्कि फोकस ही इस पे है। अच्छा है इस पर, लेकिन ये आजकल तो एक इमरजेंसी है ना कि क्योंकि स्मोक ये कोविड टाइप ही है। जैसे कोविड में हमने एसओपीज की थी कि मास्क लगाएं और सारा, और कोविड में तो फिर था कि आपने कोविड के वो उससे जरासीम से महफूज रहना है। लेकिन इसमें तो डेड श्योर है ना कि इसमें जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं इसमें पोल्यूशन है, तो ये तो हर बंदा खतरे में है और हर बंदा इसमें इफेक्ट हो रहा है। जैसे अभी सर्वे भी आ रहे हैं कि लाइफ टाइम कम हो रहा है, या आपके लंग्स या दमे के मरीज हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसको असरात को कम से कम करने के लिए जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस भी आजकल हमने प्रायोरिटी पे इस पे काम कर रहे हैं। स्मोक के आजकल डेली तकरीबन 500 के करीब चलान हो रहे हैं और तकरीबन 125 से 150 डेली गाड़ियां हम बंद कर रहे हैं। FIRs भी हो रही हैं, 10 से 12 FIR भी सिर्फ स्मोक के कैटेगरी में हो रही हैं। ये सॉर्ट फैसलाबाद की तो उसमें इसी तरह है कि जैसे अड्डों को बाउंड किया है, फिर ये जो आउट डिस्ट्रिक्ट से रात को हैवी ट्रैफिक आती है, जैसे सरगोदा रोड से हमारे डंपर बहुत ज़्यादा आते हैं क्रश लेके रात को, तो उनको बाउंड किया है कि जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता उसको हम शहर में एंट्री नहीं दे रहे, और अड्डे से भी जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उसको उन्हें बाउंड किया है कि आप उसको सड़क पे लाने के लिए ना भेजें। फिटनेस सर्टिफिकेट ये है कि आप जाके अपनी गाड़ी चेक करवाते हैं, कमर्शियल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सही, और जिस पे पैसेंजर वगैरह जाते हैं, उसमें फिर आपको एक वो पीरियड के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं कि इसका स्मोक या उसका टेक्निकल को प्रॉब्लम इस तरह का तो नहीं है कि जिससे किसी माहौलियाती आलूदगी का बायस बने, माहौलियाती आलूदगी या किसी पैसेंजर को वैसे नुकसान हो सके। तो वो 3 माह का टाइम होता है या उसमें। तो अभी तो जैसे ये इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, उसमें महकमा माहौलियात भी हमारे साथ है, दूसरे डिपार्टमेंट भी हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो स्मोक पे ही आजकल सारा है। ठीक है। तो सर जिस तरह अभी CTO साहब ने कहा कि दूसरे इदारे मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, बात मैं फिर दोबारा आपकी बात पर आ गया हूँ कि बाकी इदारे मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो देखिए उसका रिजल्ट नजर आ रहा है कि 500 चलान भी हो रहे हैं रोजाना। ट्रैफिक पुलिस इंडिपेंडेंटली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अदरवाइज मैं अभी 3 दिन पहले मुझे भाईवाला की साइड पे ना गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे कि भट्टा था। अब यकीन करें शाम 4-5 बजे का टाइम था, मगरब से पहले असर के बाद, इतना ब्लैक और इतना थिक किस्म का धुआं वहाँ से निकल रहा था, इतना जुल्म। ये 3-4 दिन पहले की बात, भाईवाला के करीब। जी भाईवाला के करीब। माहौलियात कहाँ थी? अब इशू क्या है, जिस तरह दीगर डिपार्टमेंट्स पे मैन पावर की कमी है, माहौलियात के पास तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। उधर करीब को पुलिस का डाला गुजर रहा है, वो क्यों नहीं उसको पकड़ के मुकदमा दर्ज करते? हम क्यों वेट करें कि जी माहौलियात आए, वो उस पर कंप्लेनेंट बने, वो मुद्दई बने, तब हम FIR दें। जितनी FIR ये फैक्ट्रियों के खिलाफ हुई है ना, ये 20-25 हुई हैं 2-3 दिन में, वो उसमें माहौलियात ही कंप्लेनेंट है। अगर माहौलियात ना आती, इसका मतलब वो मुकदमा आप दर्ज ना करते। करीबी थाना उसका पेट्रोलिंग होती है ना उसकी, वो क्यों नहीं इंडिकेट करते कि इनको पकड़ के उनके खिलाफ पर्चा दें, खुद मुद्दई बने। हर बंदा अपने काम से भागता है। लाइजोन यही है कि इस वक्त इमरजेंसी है, किसी भी डिपार्टमेंट को ये नज़र आता है वो FIR करवाए, खुद पुलिस पकड़ के करवाए, वार्डन्स पकड़ के करवाएं FIRs। और सबसे बड़ी बात शराज, अब इमरजेंसी में हम FIRs दे रहे हैं, हम बतौर नेशन इसको पहले ही क्यों नहीं देखते कि मेरी गाड़ी कमर्शियल है, मेरी सवारियां जाती हैं, उसमें उसका पिस्टन ख़राब है, रिंग ख़राब है, उसकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, इंजन की धुआं वो दे रही है। अदरवाइज़ लोगों को बड़ी बीमारियों से हम 2-4 कर रहे हैं, जो मेरी उस पर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको बीमारियाँ हो रही हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते? हम जिस तरह आपने स्टार्ट में ये बात कही कि मोटरवे पे जाते ही हम सीट बेल्ट भी लगाएंगे, हम इंडिकेटर भी देंगे, हम स्पीड भी अपनी हद में रखेंगे। इसी तरह अब जब पता है कि मुकदमा दर्ज होंगे, गाड़ियां बंद होंगी, अब फिर हम गाड़ियों को वक्ती तौर पर ठीक करवा रहे हैं। जिसका हेलमेट का हुआ था, वो दौर चला था, मौसम हुआ था, अब भी है हेलमेट का, तो अब भी कंप्लेन चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप चालान करके जुल्म, अब कहते हैं जी वार्डन ने जुल्म किया, 2000 का चालान किया, भाई आप जुल्म ना करवाएं, अब 600 का 700 का हेलमेट ले लें। क्यों अपने आप पे जुल्म करवा रहे हैं? वार्डन को मौका क्यों दे रहे हैं जुल्म का? अब लोगों के बहाने सुनिए, लोग कहते जी वो हेलमेट ना, वो दरअसल मैं काम पे जाता हूँ तो वहां से चोरी हो जाता है, तो इस वजह से मैं हेलमेट पहनता नहीं हूँ। तो ये सेफ्टी, मतलब वो सेफ्टी कितनी जरूरत है। आप ये देखें कि तैयब साहब आपने उस दिन बताया था अपने प्रोग्राम में कि जब चोट लगती है, एक एक्सीडेंट होता है और वो मोटरसाइकिल सवार गिरता है, सबसे ज्यादा हेड इंजरी का डर होता है, और हेड इंजरी से ही दिस इज द मेन कॉज ऑफ डेथ।
तो ये जिंदगी दाव पे लगा देनी है 600 रुपए अगर उसमें अल्लाह ने जान बचा भी दी आपकी, लेकिन आपकी इस कोताही की वजह से आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, आप कोमा में भी जा सकते हैं, आपके दिमाग में कोई इशू बन सकता है। अदरवाइज कहीं खुदा न खास्ता चोट लगी, आप स्टेबल हैं, आप चंद दिन के लिए चारपाई पर जरूर लेट सकते हैं, लेकिन आप स्टेबल हैं, आपकी लाइफ सिक्योर है। हेड इंजरी पे सबसे पहले सबसे नाजुक जगह है, तो इसलिए अब ट्रैफिक पुलिस कहे या ना कहे, ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है ना। अब घर से जा रहा है बेटा बाइक लेके, बेटा हेलमेट के बगैर तुमने बाइक नहीं चलानी। नहीं बेटा स्पीड, मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स इवन खवातीन साथ बैठी होती हैं, फिर भी लोग ओवर स्पीड बाइक चला रहे हैं, वन में तोड़ रहे हैं। कल एक बंदे को मैंने आवाज़ देख के उसको शर्म दिलाई कि भाई बच्चे और खातून तुम्हारे साथ है, शर्म करो, वन में क्यों तोड़ रहे हो। लेकिन ये चीज़ें किसने बतानी है, ये तो अपनी फैमिली बिठाई हुई है, अपनी फैमिली बिठाई हुई, वन में तोड़ के जा रहा है, बड़ी स्पीड से जा रहा है वन में तोड़ के। ये मैं मुझे लगता है जैसा तैयब साहब ने कहा था ना कि इदारों को एजुकेट, जो तालीमी इदारे हैं वहाँ जाके एजुकेट करने की जरूरत है, कोई कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। मैं बल्कि तैयब साहब की बात में थोड़ा ऐड करूँगा, ये जो एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है किसी भी बीमारी की निस्बत, और उसके एक्सीडेंट में भी आगे मेन काज है हेड इंजरी। हेड इंजरी मोटरसाइकिल से होती है गिरने की वजह से कि आपका या घुटना या कोहनी या सर लगता है, तो अगर हेलमेट पहना हो तो आपके नहीं कम से कम सेव रह जाए। इसी तरह गाड़ी में बैठे हुए भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपका सर आगे जाके लगता है और हेड इंजरी से खुदा न खास्ता मौके पे डेथ हो जाती है। तो वो बड़ा एक टेरिबल सा होता है जिसमें घर में इतलात देने को भी नहीं दिल करता। जब देखते हैं ना कार्ड निकालती हैं या मोबाइल निकालते हैं तो आता है कि कैसे बताएंगे जवान बच्चा है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आप इमेजिन करिए तैयब साहब कि जो सीट बेल्ट ना लगाने की खातिर स्पेशली जाकर गाड़ियां, जहाँ पे गाड़ियों की एसेसरीज मिलती हैं, वहां पर सीट बेल्ट की जगह पर लगाने वाली एक छोटी सी नोब मिलती है, वो नोब 100 रुपए की लगा देते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगानी ताकि गाड़ी बोले ना, सिर्फ वो गाड़ी को साइलेंट करने के लिए, गाड़ी वो साइलेंट वो हो जाए और वो जो पीप बजती रहती है कि सीट बेल्ट लगाओ, ये हमारा रवैया है। हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, रुक कर हम वो नॉब खरीद लें। अब उसमें देखें आपके एक एयर बैग होता है सेफ्टी के लिए ना, और जब शॉक या अचानक ब्रेक लगती है तो एयर बैग खुल के तो आपके सामने आ जाता है, और वो एयर बैग उसी सूरत में खुलेगा, वो कनेक्टेड होता है सीट बेल्ट के साथ कि अगर सीट बेल्ट से उसको सिग्नल मिलेगा तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हमारे पास एयर बैग नहीं खुलता, कोई हादसा होता है तो हम गाड़ी की जो कंपनीज हैं उनको ब्लेम करते हैं, जी कंपनियां कैसी गाड़ियां बना रही हैं जी, सीट बेल्ट वो एयर बैग ही नहीं खुलते। एयर बैग इसलिए नहीं खुलते क्योंकि कंडीशनल है, आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो एयर बैग खुलेगा। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रैफिक के मसाइल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अब मैं आता हूँ 8 बाज़ारों की तरफ। तो तैयब साहब, हम 8 बाज़ारों में देखते हैं कि ट्रैफिक जो शाम के औकात में, क्योंकि 8 बाज़ारों में 3-4 बजे के बाद रश शुरू होता है और वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की कमी का सामना रहता है। आपको लगता है कि वहाँ पर बिलाशुबा हमें पता है कि हमारे पास महदूद वसाइल हैं, वार्डन्स की कमी भी है, लेकिन वहाँ पर शाम के औकात में कम से कम वार्डन्स की तादाद जितनी होती है वो दुगनी हो जाए। शिराज, वहाँ पे वार्डन्स की कमी के साथ साथ आपको पार्किंग एरिया की भी कमी है। हाँ, ये भी है। जो लोग देखें शॉपिंग के लिए आए हैं, उन्होंने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, वार्डन क्या करेगा? वार्डन कहेगा जी यहाँ पे एक जगह स्पेसिफाई कर दी गई है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करें। सही, आप यकीन करें लोग वहाँ पे खड़ी नहीं करते। पिछले दिनों की झगड़ा हुआ, रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी बाइक खड़ी की, जब वो वार्डन ने उसके साथ मना किया, उन्होंने वार्डन को मारा। फिर जब वार्डन ने एक लगाई तो वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, कहने का मकसद ये देखो जी पुलिस के सामने पुलिस क्या कर रही है। अब मुझे पता है इसमें कचहरी बाजार में शॉपिंग के लिए जाया, जगह ही नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है वहाँ घुसने की, मैं कहीं बाहर गाड़ी लगा दूँ। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे आप लोगों को ये तो कह सकती है कि जनाब आप गाड़ी पार्किंग एरिया के अंदर खड़ी करें, लेकिन जब पार्किंग में जगह ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आपको पार्किंग प्लाजा बहुत ज़रूरी है। कुछ 3-4-5 साल पहले से ये कैंपेन चल रही थी। एक था, आपको पता है चिरौड़ बाज़ार के बाहर जो पार्किंग प्लाजा है वो कई साल से चल रहा है, अरबों का वो प्रोजेक्ट है, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। एक दूसरा, कारखाना बाज़ार के बाद कारपोरेशन की जगह जहाँ अब आर्जी पार्किंग बनी है, वहाँ पे प्लाजे की तजवीज़ दी गई, हुकूमत पंजाब तक को भिजवाई गई। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग जिसमें एक टाइम में 6000 बाइक्स आ जाती थी, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग की मंजूरी हो गई, लेकिन बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। जब तक 8 बाज़ारों के अतराफ में आप पार्किंग प्लाजे नहीं देंगे, यही कुछ होगा। आप 200 वार्डन एक बाज़ार में लगा लें,
मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं गाड़ी घुसूंगा लेकर लाजमी, खड़ी क्या करूंगा, फिर मैं ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वार्डन क्या करेगा, जनाब आगे निकाल लें, फिर मैं कहूँगा मैं मेरे फैमिली अंदर शॉपिंग के लिए गई, मैं कोई यहाँ से निकालूँ, तो लड़ाई है, फिर हम कहेंगे वार्डन क्या। पार्किंग के अलावा एक जो बड़ा इशू है 8 बाज़ारों में ना, वो इंक्रोचमेंट का भी है। मतलब शॉप है, शॉप के आगे शॉपकीपर के स्टॉल है, 4-5 काउंटर है, और काउंटर के आगे फिर स्टॉल है, वो भी कराए, वो क्योंकि इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। फिर जब इंक्रोचमेंट के लिए वो कैंपेन शुरू की जाती है तो फिर उसमें भी रेजिस्टेंस आती है थोड़ी सी। तो उसमें ये 2 इश्यूज हैं वहाँ पे, इंक्रोचमेंट और जैसे तैयब साहब ने जिक्र किया कि वहाँ पे पार्किंग ही नहीं है प्रॉपर। जिसने भी वहाँ शॉपिंग करने के लिए जाना है, मेन हब है वहाँ पे, बड़ी दुकानें हैं, थोक की दुकानें हैं। अब बुआना बाजार है, वो अभी शादियों का जैसे सीजन है, तो सबसे ज़्यादा लोड उस पर पड़ रहा है। वो खवातीन की सारी खराब, अनारकली बाजार, मार्केट सारा, तो इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ बहुत है। वो अनलकीली वो सबसे तंग बाजार है उनमें से, जो अवेलेबल 8 बाजार है उनमें से भी वो सिंगल है। तो उस पर भी जब इंक्रोचमेंट हो जाती है, पार्किंग नहीं है और डे टाइम में सारा इन्फ्लक्स आ रहा होता है, तो उसमें और इशू बढ़ जाते हैं। अच्छा फरहान सर, ये भी बताएगा कि जब इस नौयत की सूरत हाल होती है कि आपके पास पार्किंग की किल्लत हो, फिर बड़े ऐसे अनासर पैदा हो जाते हैं जो गैर कानूनी पार्किंग, 4 जगह पर 4 मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी, अगले दिन वहां पर एक खुद साख्ता सा पार्किंग स्टैंड बना होता है। तो इसके ऊपर भी तवज्जो महकमे देने की जरूरत है कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो बनाए, स्पेशली ये जो आपने जिक्र किया है ना, ये रिक्शों के बारे में ज्यादा इसमें रिपोर्ट होता है। रिक्शा का ऑफिशियली तो उसका होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी एक कानूनी हैसियत ही और तरह की है। अभी लाइसेंस भी पीछे इनके शुरू करने थे, तो वो डिस्कशन चल रही थी कि इनको बाइक का देना है या किस चीज़ का देना है, बाइक गाड़ी का देना, किस चीज़ में आता है। फिर डिस्कशन में आया कि ये क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, इसलिए आप कमर्शियल दें इनको लाइसेंस बना के। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें फिर वो जो इलीगल लोग होते हैं वो अपना आके शुरू कर देते हैं। तो उसमें TMA से मिलके हमने पीछे ख़त्म भी करवाए हैं कुछ। 8 बाज़ारों में भी कैंपेन शुरू की थी। फिर अब 8 बाज़ारों का जैसे देखें कि ये ब्रिटिश मैप पे बना था, डिज़ाइन हुआ था। अब उस दौर की वो सड़कें या स्पेस उतनी है, उसको आप ना खुला कर सकते हैं क्योंकि कीमती प्रॉपर्टी है लोगों की साइडों पे। फिर टाइम के साथ साथ इसमें इनोवेशन हुई, जैसे उसमें अब 4 बाज़ार आने के लिए हैं और 3 बाज़ार जाने के लिए हैं, एक 2 वे चलता है। वो थोड़ी सी इनोवेशन हुई। तो जैसे पार्किंग का और इंक्रोचमेंट का अगर इशू हल हो जाए तो अभी भी एनफ स्पेस है। यानी रात के टाइम वही बाजार जाके देखें तो ऐसे डबल खुले लग रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम सत्याना रोड पे फिर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम स्टार्ट में कहा कि आपस में लाइजोन नहीं है। इंक्रोचमेंट खत्म करवाना कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसको देखना है। पार्किंग की जगह देना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस आ जाके लोग कहते हैं जी वार्डन हमें मौजूद नहीं, भाई वार्डन होगा भी तो क्या करेगा, पार्किंग की जगह नहीं। इंक्रोचमेंट इस कदर बढ़ चुकी है, जिस तरह सीटी साहब ने बताया, उसकी दुकान है, फिर काउंटर है, उसके आगे फिर स्टॉल भी है। अगर वो जूतों की दुकान है, वो आना बाजार में देखें, उन्होंने आधे बाजार में स्टॉल लगाए हैं। ये किसने ख़त्म करवाने हैं? ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है ट्रैफिक पुलिस ने कि हमें ट्रैफिक का फ्लो स्टेबल रखने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, वो करनी उन्होंने है। एजुकेशन लोगों को जाके बस स्टैंड्स पे करना, यार आप ऐसे ना करें वैसे करें, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन ये इजाफी जिम्मेदारी है इन पे। बस अड्डों पे जाके ड्राइवर्स को समझा रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, तालीमी इदारों में जाके एजुकेट कर रहे होते हैं, जबकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसमें 15 मिनट 20 मिनट या एक पीरियड ऐसा रखें कि वो ट्रैफिक रूल्स के हवाले से एजुकेट बच्चों को करें। तो आप बताएं 11,1100 नफरी के साथ आप एजुकेट करेंगे, आप तजावज़ात ख़त्म करेंगे, आप पार्किंग की जगह ढूंढ के देंगे कि आप ट्रैफिक पे अमल दरामद करवाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, क्या करेगी ट्रैफिक पुलिस? हमारे पास वैसे भी जिसने तैयब साहब ने बताया कि हम ट्रैफिक को कोई लॉ समझते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कोई ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से कोई नेशनल डे भी नहीं है या इसको मनाया भी नहीं जाता। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी बिजनेसमैन चला जाएगा, डॉक्टर चला जाएगा, लेकिन आपको वहां पर कोई सीनियर वार्डन्स जाते हुए या CTO साहब की तरफ से भी कोई ट्रैफिक की नुमाइंदगी वहां नजर नहीं आती। तो हमें लगता है कि वहां पे बड़ी कमी है, वी आर लैकिंग देयर, कि बच्चों को एजुकेट करना उनके नसाब में, चूंकि ये चीज़ नहीं है ट्रैफिक सिग्नल्स जो ये वो 7वीं 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक ये मेरे ख्याल में नसाब का हिस्सा होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया है। फरहान असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सहरा से गुफ्तगू रही है, आपके तजुर्बा से बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आप इरादे रखते हैं, जो टारगेट्स हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए वो आसानी करे, आप अचीव कर सके फैसलाबाद में रहते हुए। इसके साथ तैयब मकबूल साहब का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है,
और अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।